वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो शुरू कर रहे हैं हम हमारा यूपी पीसीएस 2024 के लिए जो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज चल रही है, उसी टेस्ट सीरीज में हमारा नेक्स्ट टेस्ट होगा। आप प्लीज ये सीरीज के नंबरिंग्स पे नहीं ध्यान दीजिएगा, आप सिंपली अपना टेस्ट लगाने पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अच्छे से टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए, जो भी यहां से बेस्ट पॉसिबल तरीका है वो आप तक पहुंचाया जा रहा है। आप लोगों को सारी चीजें अच्छे से रिवाइज करनी है। और देखिए, बहुत ज्यादा टाइम एक टेस्ट पे देना हमारी साइड से बेवकूफी भी होगी, क्योंकि आप लोगों को रिवाइज भी करना है, अपने नोट्स भी बनाने हैं। तो हिंदी और इंग्लिश वाले, हिंदी वालों का ध्यान पेज के लेफ्ट साइड ज्यादा रहे, इंग्लिश वालों का राइट साइड ज्यादा रहे, तो उससे आप लोगों का जो कंसंट्रेशन है वो उसी हिसाब से बनेगा। और इस बात से निश्चिंत रहिए कि कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं छूटेगा, ना हिंदी वालों का ना इंग्लिश वालों का, ये मेरी गारंटी है। तो थोड़ा सा ट्रस्ट तो आपको करना पड़ेगा, है ना। चलिए तो शुरू कर देते हैं। पहला सवाल देखेंगे, आपको सही ऑप्शन बताना है। अब देखिए, आप सही विकल्प बताना है, सही ऑप्शन बताना है, कोई फर्क है बात में? बस सिंपल आपको सही बताना है। पेपर में जाके अंडरलाइन कर लिया करो, सर्कल बना लिया करो, तो उससे जो है टेस्ट में पेपर में एग्जाम में गलत होने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। आधे बच्चे जब आके बताते हैं कि उन्होंने पढ़ा ही नहीं कि सही बताना था या नॉट करेक्ट था या करेक्ट था, तो वो चीज तो ब्लंडर है बहुत बड़ा। बुक्स के नाम दिए हुए हैं, उनके राइटर्स दिए हुए हैं, आपको करेक्ट आंसर सिलेक्ट करना है। द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, ऑसवर्ड स्पेंगलर, व्हाई वी स्टडी हिस्ट्री, विवियन हंटर गैलब्रेथ, हर्मेन्यूटिक्स एंड द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, विलियम डिल्थे, द कोल्ड वॉर एंड इट्स ओरिजिन, डेना फ्रैंक फ्लेमिंग। ये सारे ही ठीक हैं। और देखिए, अगर नहीं पता है तो एक बारी प्लीज पढ़ लीजिए जरा सा, है ना, पूछ लेता है कई बार। सेकंड क्वेश्चन में भी आपको सही बताना है ऑथर्स और बुक्स, ठीक है। तो मैच द फॉलोइंग टाइप ही है ये, एक बार आप ऑप्शंस खुद से पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको बता देती हूँ। श्री हर्ष की किताब, श्री हर्ष जो है उनकी किताब है कुंडमाल। बिल्हन ने लिखी कर्ण सुंदरी, जयदेव ने लिखी प्रसन्ना राघव, और उमापति धरा ने लिखी परिजात हरण। तो आपका आंसर हो जाता है ए। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन, आपको मैच करना है नदियों को, कहां पे वो अवस्थित थी, कौन सी आर्कियोलॉजिकल साइट या फिर कौन सी नदी के किनारे थी, ऐसे भी बात कर सकते हैं। देख लीजिए प्लीज एक बार। कृष्णा नदी के किनारे थी आपकी अमरावती, कहां है अमरावती, महाराष्ट्र में। सतलज के किनारे थी रोपड़, पंजाब में। दामोदर के किनारे थी बिरभानपुर, वाराणसी, कहां है वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। और हिंडन, आलमगीरपुर, मेरठ, यूपी। आंसर वुड बी डी। फोर्थ क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, राजवंशों को उनके संस्थापकों से मिलाना है, डायनेस्टीज को उनके फाउंडर्स से मिलाना है। मिला दीजिए जरा। हर बार कहती हूं, 100 बार बता चुकी हूं, डायनेस्टी, फाउंडर का नाम, इंपॉर्टेंट राजा, लास्ट राजा, और समयकाल याद करना है। संगम डायनेस्टी के फाउंडर थे हरिहर और बुक्का, और इनकी राजधानी होती थी विजयनगर। सलुफ के थे नरसिम्हा, राजधानी होती थी विजयनगर। तुलुफ के थे वीर नरसिम्हा राय या फिर वीर नरसिम्हा तृतीय बोल सकते हैं इनको, या फिर वीर नरसिम्हा, सिर्फ विजयनगर थी। राजधानी अराविडू के थे तिरुमाल, और राजधानी थी इसकी पेन्यूकोंडा, PNUKONDA, पेन्यूकोंडा। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका सी। फिफ्थ, करेक्ट ऑप्शन बताना है आपको। देखिए, कुछ बैटल्स दिए हुए हैं और उनके बारे में आपको यहाँ पे चीजें बतानी है। वो बोल रहा है 1576 में हल्दीघाटी का युद्ध हुआ महाराणा प्रताप अकबर के बीच में। 1612 में बैटल ऑफ स्वाली हुआ, स्वाली की लड़ाई हुई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पोर्चुगीज के बीच में। 1739 में करनाल की लड़ाई हुई नादिर शाह और मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के बीच में। जब भी बैटल्स का नाम आता है मैं आपको सेम चीज रिपीट करके बताती हूँ, कब हुआ, किसके बीच में हुआ, कौन हारा कौन जीता, ये इंपॉर्टेंट है। आंसर डी है, ठीक है सारे। अब आपको देखिए इनकरेक्ट बताना है, तो हाईलाइट कर देते हैं इसको। हो नहीं पाया हाईलाइट, अब हो गया।
गलत विकल्प का आपको चयन करना है। 1746 में मद्रास का युद्ध होता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। 1758 में बैटल ऑफ गोल्डन रॉक तिरुचिरापल्ली में हुआ। तिरुचिरापल्ली और मतलब तिरुचिरापल्ली था एक तरफ और एक तरफ थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। 1757 में बहुत ही फेमस बैटल ऑफ पलासी क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। 1760 में वॉन्डी वॉश का युद्ध हुआ ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में। गलत बताइए, बी गलत हो जाएगा। 1753 में हुआ था गोल्डन रॉक का युद्ध और जीता था इसमें तिरुचिरापल्ली। ठीक है, 1753। इनमें कौन कौन जीता था पता है आपको? नहीं, चलिए जरा कमेंट कर दीजिए कि हु वन दीज बैटल्स, जो बाकी के बचे हुए। यहां पे तो तिरुचिरापल्ली जीत गया, बाकी का मुझे जरा कमेंट करके बताइए कि कौन कौन जीता था। 7th करेक्ट चुनना है सही। सिंध पे पहला अरब आक्रमण, फर्स्ट अरब अटैक ऑन सिंध 712। अब ये क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस हैं, हिस्ट्री के तो फेवरेट क्वेश्चंस हैं। पीसीएस का इतिहास उठा के देख लीजिए, सबसे ज्यादा सवाल जो हिस्ट्री में से आते हैं वो आते हैं क्रोनोलॉजी पे, डेट्स पे। अब राजा भोज जो थे कन्नौज के, उनका राज्याभिषेक होता है 836 में। चोल का एक राजा था राजा राज प्रथम, उनका होता है राज्याभिषेक 985 में। और सुल्तान महमूद जो थे उनका राज्याभिषेक कोरोनेशन होता है 998 में। तो ये तो सही है सारे। तो थोड़ा सा डेट्स इंपॉर्टेंट है ये वाली, इनको देख लीजिए एक बार, पॉज कर लिया कीजिए, वीडियो रिवाइज कर लिया कीजिए। देखिए वो आपकी सहूलियत है, वो वन साइज फिट ऑल अप्रोच नहीं हो सकती यहाँ पे। क्रोनोलॉजी कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कर दीजिए इनको फटाफट से, युद्ध दिए हुए हैं खूब सारे। पहले होगा बैटल ऑफ देवरा 1532, कन्नौज होगा 1540 में, सिरहिंद होगा 1555 में, सामूगढ़ होगा 1658 में। आंसर क्या हो जाएगा? ए। 9th आपको सही बताना है, करेक्ट ऑप्शन। जीवन काल दिए हुए हैं कबीरदास का, गुरु नानक का, मीराबाई का, चैतन्य महाप्रभु का। बताइए जरा। डी ठीक हो जाएगा, दूसरे पेन से मार्क करना पड़ेगा मुझे। कबीरदास का है 1398 से 1518, ये कबीरदास का है। गुरु नानक देव जी का है 1469 से 1539, ये आपका इनका हो गया। मीराबाई का है 1498 से 1557, पहला वाला मीराबाई का हो गया। ठीक है, जिनको राइट साइड स्क्रीन पे भीड़ नजर आ रही है वो यहां पे खुद से मिलान कर लें लेफ्ट साइड। सही चुनना है, करेक्ट ऑप्शन। पहला बैटल तरेन का 1191 में होता है पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में। सेकंड होता है 1192 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान 3 के बीच में। बैटल ऑफ चंदावर होता है मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में 1526 में। और पहला पानीपत का जो युद्ध हुआ वो हुआ बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1194 एडी में। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, पहला दूसरा ही ठीक होगा ना, मतलब कहां से पहला बैटल ऑफ पानीपत आपका 1194 में होगा? 1526 में हुआ था ये तो भूल ही नहीं सकते हैं आप। बाबर जीत गया था इसमें। चंदावर हुआ था 1194 में। देखो ना, ये दोनों एक्सचेंज्ड हैं। तो ये तरेन, दूसरा तरेन और चंदावर एक साथ याद कर लो। मोहम्मद गौरी जीत गया था चंदावर में, सेकंड बैटल में भी मोहम्मद गौरी जीता था, पहले वाले में जीते थे पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, मिलान करना है आपको। साइट्स और उनके उत्खननकर्ता के नाम दिए हुए हैं, देख लीजिए, ये क्वेश्चन भी आ सकता है बिल्कुल। तो हुलास के हो गए हैं काशीनाथ नारायण दीक्षित, भीमबेटका के थे विष्णु श्रीधर वकनाकर, आलमगीरपुर के थे यज्ञदत्त शर्मा और कौशाम्बी के हो गए गोवर्धन राय शर्मा। ए हो गया आंसर। आपको सही बताना है, रूलर्स और उनके बच्चे, बेटे, नॉट बच्चे, बेटे। बताइए देख के। पुरुगुप्त के बेटा थे कुमारगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त वन के थे समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त वन के थे स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त के थे चंद्रगुप्त टू। कौन किसका बच्चा, कौन किसकी बीवी, सब पता चलना चाहिए। फर्स्ट और 4 सही मैच थे ना, दूसरा तीसरा गलत था। 13th मैच द फॉलोइंग। जो आर्यों का निवास है, मूल निवास, नेटिव प्लेस, और स्कॉलर, मतलब इन स्कॉलर्स ने ऐसा माना कि आर्य वहां से आए थे, ऐसे समझ लो। देख के बताओ।
आंसर हो जाएगा ए, सेंट्रल एशिया से आए थे ऐसा बोला मैक्स मुलर ने, देविका प्रदेश से आए थे ऐसा बोला डीएस त्रिवेदी ने, फिर ब्रह्मर्षि करके जगह थी ऐसा बोला आपके गंगानाथ झा ने, और स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि वो तिब्बत था उनका मूल निवास। मैच कीजिए संप्रदाय और उनके केंद्र। तो ये आपका चिश्ती संप्रदाय हो गया। चिश्ती सूफी सेक्ट कहाँ के थे, कहाँ का सेंटर मेन, अजमेर, सोहरवर्दी का मुल्तान, शत्तारी का ग्वालियर और फिरदौसी का बिहार। बी हो गया आंसर। 15 देखेंगे, सही चुनना है आपको। कौन से गुरु ने, सिख गुरु ने क्या स्टैब्लिश किया? जैसे गुरु नानक देव जी संगत सभा लेके आए, गुरु अंगद गुरुमुखी लिपि के जनक माने जाते हैं, गुरु अर्जन देव गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया, कलेक्शन किया, गुरु हरगोविंद ने अमृतसर शहर की स्थापना की। कौन सा सही है इनमें से? 1, 2 और 3 बिल्कुल ठीक है। गुरु अमृतसर सिटी जो था वो बसाया था गुरु रामदास जी ने। ठीक है। अकाल तख्त की स्थापना हरगोविंद जी ने की थी। अकाल तख्त सुना होगा आपने। 15 तो कर लिया हमने, 16 देख लो। सही विकल्प चुने, करेक्ट ऑप्शन बौद्ध संगीति और चेयरमैन। भाई इसको रट लो भाई कैसे भी करके। ये क्वेश्चन एक तो वो जैन काउंसिल्स वाला और एक ये वाला पंगे में डाल सकता है, इसलिए इसको याद कर ही कर लो। तो आंसर क्या हो जाएगा? पहले तो आंसर देख लो। आंसर तो देखो सी है, खैर क्या फर्क पड़ता है, हमें तो ये देखना पड़ेगा ना। पहली के थे चेयरमैन महाकसप्पा। अभी मैं होमवर्क देने वाली हूँ होमवर्क नहीं, अभी वीडियो पॉज करके देख लेना। सेकंड के थे सबकमी, थर्ड के थे मुगालीपुत तिस्सा और फोर्थ के थे वासुमित्रा। इनकी डेट बता दो मुझे, कब हुई थी ये और कहाँ हुई थी, प्लेस और कौन उस वक्त राजा था। प्लेस और रूलर जिसके शासन काल में ये हुई थी। ये क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं है। होता क्या है ना, टेस्ट सीरीज में से क्वेश्चन चाहिए लोगों को पेपर में, ऐसा नहीं होता। बुद्धिस्ट काउंसिल्स पढ़ना है आपको एज अ होल टॉपिक। डेट पढ़िए इसकी, प्लेस पढ़िए, कहां पे कौन सी काउंसिल हुई थी, रूलर का नाम पढ़िए, तो ये टोटलिटी में कंप्लीट होता है यहाँ पे। अब यहाँ लगती है मेहनत, वो आपको करनी नहीं। चलिए 17, असर्शन और रीजन, अभिकथन कारण वाला क्वेश्चन है। आते हैं क्वेश्चन, बहुत आते हैं, यही गलत करके आते हैं बच्चे बहुत ज्यादा। बोल रहा है महादेव गोविंद रानडे ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की 1876 में। इसका एम क्या था? कि सरकार और लोगों के बीच एक सेतु के रूप में काम करेंगे। दे विल सर्व एज अ ब्रिज बिटवीन द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द पीपल ऑफ इंडिया। बताइए सुनने में ऐसी बातें कैसी लग रही हैं? ठीक ही लग रही हैं। तो आंसर है इसका, पर ऐसा है नहीं। जो फैक्चुअल क्वेश्चन है वहां पे गलत हो जाएगा। ए गलत है, आर सही है। आर तो ठीक हो गई। 1870, 1870, ठीक है। ये सब प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशंस थी, कांग्रेस से काफी पहले आई थी ये ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, बढ़िया। क्रोनोलॉजी आ गई है, करो, आ गई। देखो प्री कांग्रेस एसोसिएशंस के सारे नाम दिए हुए हैं। आंसर हो जाएगा इसका डी। ईयर याद को करना पड़ेगा आपको। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन आई 1851 और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843। अब कौन कौन है, जैसे राइटिंग समझ में नहीं आ रही वो आ जाओ बस मेरे पास एक बार। मद्रास महाजन सभा 1884 और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866। ठीक है, इनको याद रखना पड़ेगा। 19th फिर से अभिकथन कारण, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। सरोजनी नायडू ने सेंट्रल हिंदू स्कूल का आधारशिला रखी थी बनारस में 1893 में। दूसरा स्टेटमेंट है, रीजन क्या था कि भाई जो एनी बीसेंट सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना उन्होंने की थी, उसका उद्देश्य हिंदू संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित करना था और साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन की बात की थी इन्होंने। अब तो एक गड़बड़ तो है ही कुछ ना कुछ, मतलब एक तो गलत है ही। तो ए फॉल्स है, आर सही है। एनी बीसेंट ने फाउंडेशन रखी थी, ना कि सरोजनी नायडू ने। हालांकि आसान हो गया क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन पेपर में मुश्किल आएगा, लेकिन हाँ आपको एक फैक्ट तैयार हो गया। तो ये एनी बीसेंट का ही था। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन हुआ था, अमृतसर सेशन हुआ था। तो उसमें जलियांवाला बाग मैसेकर को बहुत ही स्ट्रांगली कंडेम किया गया था, उसकी कड़ी निंदा की गई थी। कौन से साल हुआ था ये सेशन?
1919 में। करेक्ट चुनना है आपको। श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन आंदोलन करके एक आंदोलन था, वो शुरू किया था श्री नारायण गुरु स्वामी अरवमा मास्टर स्वारी, जिनको बोलते थे, केरला के थे ये 1856 1928 में, और एजहावा जाति को ये बिलोंग करते थे। अब एक मिनट, मलंचल मैदान में ये क्वेश्चन में गड़बड़ है, सुनिए आप एक मिनट। देखो, श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन आंदोलन जो था वो श्री नारायण गुरु स्वामी ने स्टार्ट किया था, ये बिल्कुल ठीक है, ये टाइम पीरियड था, ये यहाँ पे गड़बड़ है, ठीक है। ये मतलब इंग्लिश वाला थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है क्वेश्चन ठीक है, आंसर मैं बता दे रही हूँ आपको। ये स्टार्ट जो हुआ था ये 1856 से 1928 में चला था, ठीक है ये बात। अब इसमें से जो करेक्ट है, ये टाइम जो था ये लॉर्ड लिनलिथगो का टाइम था कि सेपरेट पाकिस्तान की बात पहली बार रेस की गई थी 1940 में, ठीक है। तो आपका पहला ठीक हो जाता है एक्चुअली, अगर करेक्ट कहें तो पहला ठीक है, ठीक है। और ये टाइम पीरियड लिनलिथगो का, तो ये ऑप्शन हटा दो, सिर्फ इनको स्टेटमेंट के तौर पे तैयार कर लो। क्लियर। सेकंड करेक्ट चुनना आपको 22। 1857 का जब रिवोल्ट चल रहा था तो गवर्नर जनरल इंडिया के थे लॉर्ड कैनिंग, और इस टाइम पे लॉर्ड कैनिंग ने प्रयागराज को अपना इमरजेंसी हेडक्वार्टर, आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। 8 अगस्त 1940 को लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव, ऑगस्ट रेजोल्यूशन पास किया था। भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, साथ में कर्नल विलियम हेनरी स्लीमैन के साथ इन्होंने ठगी प्रथा की समाप्ति की थी 1830 में। आंसर बताइए। सारे सही हैं, ध्यान से पढ़ा करो ऑप्शंस को, ठीक है। ईयर देखा करो, मान लो किसी ने अगस्त रेजोल्यूशन सुना है अब, ठीक है। अब सामने क्वेश्चन आ गया तो ईयर याद कर लिया, क्या दिक्कत हो गई, है ना। क्या पता अगस्त रेजोल्यूशन, साइमन कमीशन, कौन सा पहले आया कौन सा बाद में आया, वहां पे क्वेश्चन काम आ जाए, तो थोड़े से आंख नाक कान सब कुछ जगा के पढ़ाई करनी है आप लोगों को, ठीक। सिर्फ ये आ जाए ठगी प्रथा का अंत कब हुआ था 1830 में। क्लियर। 23 करेक्ट चुनना है। तेहबागा मूवमेंट करके एक मूवमेंट था, आंदोलन था, वो मूवमेंट पुअर शेयर कॉपर्स और डेली वेज अर्नर्स ने स्टार्ट किया था, मनी लेंडर्स और लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट, ठीक है। और 1943 में इसका पूरा स्टार्ट हुआ था। डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर ने 1945 में पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया, हिंदी में भी यही है इंग्लिश में भी यही है, स्टार्ट की थी 1945 में। करेक्ट बताना है आपको। सेकंड सही है। तेहबागा जो था वो 1946 का है एकदम, बस आप समझना ये इंडिपेंडेंस के बिल्कुल पास वाले मूवमेंट्स थे, ठीक है। तो इसका ईयर गलत दिया हुआ है। 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में आयोजित किए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में किस विषय पर प्रस्ताव पारित किया गया था? व्हाट टॉपिक वाज दैट ऑन विच द रेजोल्यूशन वाज पास्ड? डीपीएसपी थे, फंडामेंटल ड्यूटीज थी, फंडामेंटल राइट्स थे, या फिर भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की बात यहां पे की गई थी? मौलिक अधिकार। अभिकथन कारण। मोहम्मद अली जिन्ना ने 1929 में दिल्ली में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ था एक, वहां पे प्रस्ताव पारित किया था 14 पॉइंट प्रपोजल, 14 सूत्रीय प्रस्ताव नाम का प्रस्ताव था ये। 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट थी उसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की सुविधा प्रदान नहीं की गई थी, तो उन्होंने कहा था ना हम अपने पॉइंट्स लेके आएंगे, फिर कोई कुछ ला रहा था कोई कुछ ला रहा था, ये उस टाइम की बात हो रही है, ठीक है दोनों, ठीक है। तो अब यहां से 14 पॉइंट प्रपोजल कौन से साल में पारित हुआ, कब लेके आए, कौन लेके आए, इस तरीके से याद कर लो। कुछ भी इससे नहीं याद कर पा रहे हो तो नेहरू रिपोर्ट कब आई? 1928 में आई। अगस्त रेजोल्यूशन, नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन, 14 पॉइंट प्रपोजल, अरेंज करके देखो उनको दिमाग में क्रोनोलॉजी के हिसाब से, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस बढ़ती है। कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है, कर दो। देखो एक बार आ गया ना क्वेश्चन ऐसा ही, उन वाले क्वेश्चन को उसमें लगा के देख लो। आंसर सी है। गांधी इरविन समझौता आपका होता है 1931 में। सालबाई की ट्रीटी तो बहुत पुरानी है, 1782। शिमला कॉन्फ्रेंस आपकी, वेवल प्लान और शिमला कॉन्फ्रेंस एक ही टाइम की है, 1944। और दिवाली डिक्लेरेशन जो था ये लॉर्ड इरविन लेके आए थे 1929 में। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, किसी को नहीं पता है तो करेक्ट चुनिए। अर्रावीपुरम मूवमेंट 1891 का है, नायर 1888 का है, जस्टिस पार्टी आंदोलन 1916 का है, सत्यशोधक आंदोलन 1874 का है। कौन सा सही है? जस्टिस पार्टी ठीक है। अर्रावीपुरम केरला में था, 1888 का है।
नायर मूवमेंट केरला का है 1891 का है, और सत्यशोधक महाराष्ट्र का है 1873 का है। सही चुनिए, करेक्ट। बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी 3 बार, कि वो बहुत ही प्रोएक्टिव आर्टिकल्स लिखते हैं, उनका अखबार था केसरी, उसमें। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी को 2 साल की सजा हुई 1883 में, मद्रास हाईकोर्ट ने की थी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगाया गया था। ठीक है, न्यायालय की अवमानना, यही चार्ज थे इनके पास लगाने के लिए। ठीक, बताना है आपको कौन सा सही है। क्या हो जाएगा आंसर? बी हो जाएगा, पहला ठीक है। बाल गंगाधर तिलक को 3 साल की मिली सजा, 1897 में मिली, मतलब 3 बार, थ्राइस, नॉट 3 साल की। 1908 में मिली और 1916 में मिली, ईयर याद रखना। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी को 2 साल का हुआ था इम्प्रिजनमेंट, 1883 में ही हुआ था, कैलकाटा हाई कोर्ट ने लगाए थे ये चार्जेस, ना कि मद्रास। करेक्ट चुनिए। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, सोशल कॉन्फ्रेंस बॉम्बे में आई, 1887 में आई, और किसने फाउंड की थी? महादेव गोविंद रानडे और रघुनाथ राव ने। बताइए आंसर। ठीक है तीनों, तो आपका यहां से एक टॉपिक तैयार हो गया ये कंप्लीटली। Who among the following were in the important leader of पाइका रेबेलियन? ये बहुत न्यूज में भी रहता है। 1817 में जो हुआ था उड़ीसा में, कौन उसके लीडर्स थे इंपॉर्टेंट? तो बख्शी जगबंधु विद्याधर थे, मुकुंद दास थे, ठीक है, और एक थे दीन बंधु संतरा, चक्र बेसोई नहीं थे। तो आंसर है आपका डी। करेक्ट चुनना है आपको। रामसार कन्वेंशन जो है वो 1975 में लागू हुआ। भारत में आर्द्र भूमि का पूरा क्षेत्रफल, टोटल वेटलैंड्स जो हैं वो 6.7% ऑफ टोटल एरिया है। इंडिया ने साइन किया इस ट्रीटी में 1981 में। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज ने जो ये नोडल मिनिस्ट्री है वेटलैंड कंजर्वेशन मैटर्स से संबंधित। तो ये फर्स्ट और फोर्थ आपका ठीक है। टोटल एरिया 4.7% है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फिगर है। और 1982 में हम लोगों ने ये ट्रीटी साइन की थी। रामसार कहाँ है जगह? कमेंट करके बताइए मुझे। करेक्ट चुनिए। वे प्राकृतिक अवशोषक जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित करते हैं उन्हें कार्बन सिंक कहते हैं। दोज नेचुरल एब्जॉर्बर्स विच एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड गैस। महासागर, कोरल रीफ, जंगल, ये सबसे बड़े कार्बन सिंक का काम करते हैं। और पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? जून 5, 1971 को। तो सी सही है। ओशियंस, सॉइल और फॉरेस्ट, कोरल रीफ नहीं, सॉइल, मिट्टी। और पहला एनवायरमेंट डे 1973 में मनाया गया था। 1971 तक तो बातचीत भी शुरू नहीं हुई थी, 72 से तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद बातचीत स्टार्ट हुई थी। ऐसे क्वेश्चन ना गलत करना। सही चुनना है। वीट क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों की दृष्टि से विश्व की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण क्रॉप है। धान, पैडी सबसे इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट रैंक पे। और यूनाइटेड नेशंस ने 2004 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ राइस, अंतरराष्ट्रीय चावल वर्ष के रूप में मनाया था। ठीक है तीनों। उन पौधों का चयन करो जो C3 पौधे होते हैं, C3 प्लांट की कैटेगरी में आते हैं। बताओ। तो C3 जो होते हैं वो कौन से पौधे हैं? सूरजमुखी है, आपका सन, मेज नहीं है इसमें से, मतलब 34 का आंसर आपका सी हो गया, 2, 3, 4। ठीक है, क्या होते हैं C3 और C4 प्लांट, बता सकता है कोई? तो व्हाट इज द डेफिनेशन या कुछ ऐसा? C3 बेसिकली कार्बन फिक्सेशन का एक पाथवे होता है जिसमें 3 मेटाबॉलिक पाथवे यूज किए जाते हैं, बाकी 2 होते हैं, एक C4 होता है, एक CAM होता है। ठीक है, तो C3 वो होते हैं जिसमें इनिशियल प्रोडक्ट जो है वो फॉस्फोग्लाइसरेट होता है 3 कार्बन एटम्स के साथ। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एक्चुअली। ये प्लांट्स वो होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डायरेक्टली क्लोरोप्लास्ट में कम कर देते हैं, और हमेशा पेरिनियल रहते हैं, ये प्रोटीन्स में काफी रिच होते हैं। ठीक है, C4 वो होते हैं जो डार्क रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं। एक तो होता है फोटोसिंथेसिस का डार्क रिएक्शन, अब ज्यादा थोड़ा साइंस हो जाएगी इसलिए याद ही कर लो ऐसी। ठीक है, तो सनफ्लावर, स्पिनच, बीन्स, राइस, कॉटन, पटेटो, टबेको, शुगर बीट, ये सब जो है ये C3 कैटेगरी है। मेज C4 कैटेगरी है। मक्का।
35 करेक्ट बताना है आपको। काल बैसाखी पवने सुना होगा आपने, बहुत ही फियर्स और डिस्ट्रक्टिव रेन लेडन विंड्स होती हैं जो शाम के वक्त चलती हैं बैसाख के टाइम पे असम, सिक्किम, मणिपुर में। और इनको काफी अच्छा माना जाता है चाय के लिए, जूट के लिए, चावल के लिए। और बंगाल में इनको कहते हैं बारदौली चीरा। ज्योग्राफी आ चुका है अब। सेकंड और थर्ड ठीक है। काल बैसाखी या फिर इसको नॉर्वेस्टर भी कहते हैं, ये आपका फियर्स और डिस्ट्रक्टिव विंड्स होती हैं जो कि असम और वेस्ट बंगाल में, सिक्किम मणिपुर नहीं, वेस्ट बंगाल। करेक्ट चुनना है। दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त वर्षा मौसमी प्रकृति की होती है। जो रेनफॉल हमें साउथ वेस्ट मानसून से होती है वो मिलती है, वो सीजनल होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त वर्षा जून और सितंबर के टाइम पर होगी। और साउथ वेस्ट मानसून जो है वो वापस जाता है, रिट्रीट करता है सितंबर अक्टूबर में। केरला वो ऐसा पहला स्टेट है जिसको सबसे पहले बौछार मिलती है साउथ वेस्ट मानसून की। करेक्ट ऑप्शन बताइए। 1, 2 और 4 ठीक है। थर्ड गलत हुआ। साउथ वेस्ट मानसून रिट्रीट करता है अक्टूबर नवंबर में। मैच कीजिए राज्यों को और त्योहारों को। डी हो जाएगा आंसर। बिहार में मनाया जाता है बिहुला, मिजोरम का है छप्छरकुट, सिक्किम का है लोसार और सागाडावा भी बोलते हैं जिसको, झारखंड में होता है आपका तुसु। करेक्ट बताना है आपको। यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त भारत की कुछ अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, मतलब जिनको आप छू नहीं सकते वो चीज इनटेंजिबल है। तो रमन को 2009 में किया था इंक्लूड, सही है बिल्कुल। ये एक थिएटर आर्ट है गढ़वाल के साइड का। योगा को किया 2016 में। कुंभ मेला हुआ 2017 में। और नवरोज हुआ 2016 में। पारसियों का नववर्ष माना जाता है ये। आंसर आपका ए हो जाएगा। करेक्ट चुनना है। बॉमडीला पास कहां पे है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, ग्रेटर हिमालयाज में। और अरुणाचल प्रदेश को लहासा से जोड़ता है, राजधानी है तिब्बत की। बारालाछा हाई माउंटेन पास है, जस्कर में पड़ता है। लाहौल डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का, उसको लेह से जोड़ता है, लद्दाख में। ठीक है बिल्कुल। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कौन से देश से नहीं गुजरता? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पूछ रहा है ये। टोटल 10 कंट्रीज से गुजरता है। क्लियर? और ऑस्ट्रेलिया तो ऑस्ट्रेलिया से गुजरता है। साउथ अमेरिका में गुजरता है ये अर्जेंटीना, ब्राजील, चिले और पैराग्वे से। अफ्रीका में साउथ अफ्रीका, नमीबिया, बोत्सवाना, मोजाम्बिक और मेडागास्कर से। आंसर डी हो जाएगा। कैप्रिकॉर्न, कैंसर, इक्वेटर, सबके ट्रिक्स भी बताए हुए हैं, वीडियोस बनवा रखे हैं, पापा पिक है, सब कुछ पता होना चाहिए। हर बार रिवाइज कर रहे हो, बहुत अच्छा। नहीं कर रहे तो नहीं याद आएगा पेपर में। करेक्ट चुनिए। ग्रीन रेवोल्यूशन ने सबसे ज्यादा प्रभाव गेहूं पे डाला था। ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से गेहूं का उत्पादन बहुत बढ़ गया था। कॉटन को सफेद सोना कहते हैं महाराष्ट्र में, व्हाइट गोल्ड। अफ्रीका और इंडिया को माना जाता है कि ये जन्म स्थान है जूट का। सही है सारे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी 22 फसलों के लिए जारी किया जाता है, जिसमें से 2 आपकी वाणिज्यिक फसलें होती हैं, कमर्शियल क्रॉप होती हैं। कौन सी 2 हैं वो? देखो 22 तो हैं टोटल, 14 इसमें से खरीफ फसलें होती हैं, 6 होती हैं रबी और 2 होती हैं कमर्शियल। जूट और कोपरा है वो। अब जरा कमेंट करो, ये 14 भी और ये 6 भी, खरीफ और रबी दोनों मुझे कमेंट करके बताओ। 43 बताइए। मैच द फॉलोइंग करना है आपको। फेस्टिवल और स्टेट्स दिए हुए हैं। पुथांडु फेस्टिवल तमिलनाडु का है, ये पहला दिन होता है तमिल कैलेंडर के हिसाब से। लुम्बिनी हैदराबाद में मनाया जाता है, तेलंगाना। और ये हर साल आपका नागार्जुन सागर डैम पे आयोजित किया जाता है। हम्पी आपका कर्नाटका का है, आप जानते हैं। विजया फेस्टिवल जो होता है, हम्पी भी बोलते हैं उसको। और मुढेरा डांस आपका गुजरात का है, मुढेरा मंदिर भी है। करेक्ट चुनना है। तमिल को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला, शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला 2004 में। संस्कृत को मिला 2005 में। कन्नड़ तेलुगु को मिला 2008 में। उड़िया को मिला 2013 में। मलयालम को मिला 2014 में। पहला, दूसरा, तीसरा ठीक है। उड़िया को मिला था 2014 में।
मलयालम को मिला था 2013 में। तो क्लासिकल लैंग्वेजेस पता होनी चाहिए कौन कौन सी हैं, कौन से साल में दर्जे मिले हैं। निम्नलिखित पूर्व की ओर बहने वाली नदियां, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको लगाना है, जल ग्रहण क्षेत्र कैचमेंट एरिया के हिसाब से, लंबी से छोटी के हिसाब से। अब ये तो थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। तो ये लगी हुई है बिल्कुल, पलार है, फिर ब्राह्मणी है, सुबर्ण रेखा है, पेन्नार है, उसके बाद एक नदी और आती है बैतरानी। तो इनको ऐसे याद कर लो भैया, क्योंकि इनके कैचमेंट एरियाज तो कहाँ ही याद करते, बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है। 46 कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करता है, शॉर्टेस्ट लैंड बॉर्डर? तो आसान क्वेश्चन है बहुत। गुजरात करता है, करीब 512 किलोमीटर की सीमा है। सही चुनना आपको कैस्पियन सी। अब आ गई सारी सी वगैरह के बॉर्डर्स। मैप अगर देख रहे हो ना, रोज एटलस बैठ के देख लिया करो अपनी, उससे याद हो जाएंगी आधी चीजें। तो कैस्पियन सी के नॉर्थ ईस्ट पे कजाकिस्तान है, और रशिया है नॉर्थ वेस्ट में, वेस्ट में अजरबैजान है, और ईरान है साउथ में। ठीक है सारे। अब कैस्पियन सी खोल लो, तुरंत अपना मैप निकाल लो और उसके आसपास की जगह मार्क कर लो। देखो यही तरीका है पढ़ाई का, इस तरीके से पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो कुछ नहीं, सिर्फ कमियां निकाल रहे हो बैठ के, क्रिंज कर रहे हो, क्रिब कर रहे हो, कोई फायदा नहीं है। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, याद रखना। सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब ये प्लेट्यूज दिए हुए हैं और कहाँ पे ये अवस्थित हैं ये बताना आपको, तो देख लो। ओजार्क कहाँ पे है? यूएसए में है, ठीक है। तसल्ली, तसल्ली आपको भी रखनी चाहिए, साउथ ईस्ट अल्जीरिया में पड़ता है ये। खोराट आपका है नॉर्थ ईस्टर्न थाईलैंड, और सेंट्रल लोआस का प्लेटो है ये। लॉरेंशियन प्लेटो तो आप जानते हैं कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स का है। ए हो जाएगा इसका आंसर। करेक्ट ऑप्शन चुनिए। शिव समुद्रम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहाँ है? कावेरी नदी पे है, मांडिया में पड़ता है, कर्नाटका में। सलाल है आपका हिमाचल प्रदेश, रियासी जिले में पड़ता है, चनाब नदी पे। हरिकुंड हीराकुंड है पश्चिम बंगाल के संबलपुर जिले में, महानदी पे हीराकुंड। पहला ठीक है बस। सलाल चेनाब पे है, जम्मू कश्मीर में। हिमाचल प्रदेश में कहां से चेनाब आ गई? हीराकुंड है आपका उड़ीसा, ना कि वेस्ट बंगाल। सही चुनना आपको करेक्ट ऑप्शन। कांगो नदी इक्वेटर को 2 बार काटती है, पार करती है, काटती, कुछ भी कह लो। नाइल सबसे लंबी नदी दुनिया की, अफ्रीकी नदियों का जनक, मतलब फादर ऑफ अफ्रीकन, सारी नदियां नाइल में से निकल रही हैं ऐसा माना जाता है। माही नदी कर्क रेखा को, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। सी हो जाएगा। करेक्ट चुनना आपको। माउंटेन पीक और लोकेशन दी हुई है, जैसे सैडल पीक का कहाँ पे लोकेटेड है, थूलियर कहाँ पे, बताना आपको। सैडल पीक नॉर्थ अंडमान में है, थूलियर ग्रेट निकोबार में है, डियावलो आपका मिडिल अंडमान में है, और क्योब आपका साउथ अंडमान में है। सी आंसर हो जाएगा। करेक्ट चुनना आपको। ब्रह्मपुत्र और सुरमा वैली कहां मिलती हैं? असम क्षेत्र में। और सदाबहार वन और बीच बीच में घने बांस और लंबे घास के झुरमुट, वो मिलते हैं ब्रह्मपुत्र और सुरमा वैली में, वेजिटेशन है वहां की। ठीक है, बिल्कुल दोनों बातें करेक्ट। बताइए। पंजाब, पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी गुजरात के मैदान सिंधु नदी के मैदानी क्षेत्रों में आते हैं, मतलब इंडस रिवर प्लेन्स का पार्ट माने जाते हैं। और ये जो प्लेन्स हैं पंजाब, वेस्टर्न राजस्थान, नॉर्दर्न गुजरात के, बहुत ही सूखे होते हैं, गर्म होते हैं। थॉनी फॉरेस्ट मिलते हैं, बुशेस मिलते हैं यहाँ पे। बताना है आपको कौन सा सही है। 1, 2 और 3 तीनों ठीक है। अभी कुछ लेक दिए हुए हैं और कहाँ पे अवस्थित हैं ये बताना है आपको। वर्ल्ड ज्योग्राफी का सवाल आ गया ये। ओगुटा आपका नाइजीरिया में है, ओनेगा आपका रशिया में है, उर्मिया आपका ईरान में पड़ता है, और पेन्युलास आपका चाइल में पड़ता है, चिले, चाइल, जो भी आप बोलते हैं इसे। ए हो जाएगा आंसर। करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु कहां मिलती है? ये कर्क और मकर रेखा के बीच में। गोल्डन ट्राइंगल, सुनहरा त्रिभुज जो है वो साल्वीन नदी के पूर्व में है, मतलब ईस्ट ऑफ साल्वीन रिवर है, जहां पे अफीम की खेती बहुत होती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश कौन सा है? एशिया में कजाकिस्तान। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लैंडलॉर्ड कंट्री, बताइए। ठीक है ये भी। आपको जीएसटी काउंसिल के बारे में सवाल है, वस्तु एवं सेवा कर परिषद के बारे में आपको बताना है सही कौन सा है। 101st अमेंडमेंट आया 2016 का, उससे नई कर प्रणाली शुरू हुई थी ये। इस
संशोधन अधिनियम से संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया था 279A। इसका सचिवालय दिल्ली में है और पदेन सचिव होते हैं केंद्रीय राजस्व सचिव, जो सेंट्रल रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं, वो इसके एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी होते हैं। बताना है आपको सही कौन सा है। ठीक है सारे, तो यहां से देखो जीएसटी काउंसिल पूरा तैयार हो रहा है, इससे बाहर तो क्या ही सवाल आएगा। करेक्ट चुनना है आपको आर्टिकल्स, और भैया तो क्वेश्चन आता ही आता है, बता दो फटाफट। तो साथ साथ कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। आर्टिकल 223 एक्टिंग चीफ जस्टिस अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट साहब, ठीक है। 226 हाईकोर्ट इशू कर सकते हैं रिट। 231 हाईकोर्ट बन सकता है एक ही, दो या दो से ज्यादा स्टेट के लिए। 224 कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा, ये कहता है 215। और एडिशनल और एक्टिंग जजेस की बात करता है 224। ए ठीक हो जाएगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के बारे में आपको सही बताना है कौन सा है। इसकी स्थापना हुई 1993 में। इसको संवैधानिक दर्जा मिला 102वें संशोधन अधिनियम से 2018 के, और इसको बनाने के लिए एक नया आर्टिकल लेके आए थे 338B। तो इसलिए उससे ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी बन गई, संवैधानिक निकाय बन गया, और इसमें एक अध्यक्ष मिलेंगे आपको, उपाध्यक्ष मिलेंगे और 3 सदस्य मिलेंगे। ठीक है सारे, तो यहां से एक टॉपिक आपका तैयार होता ही है। करेक्ट बताइए, आर्टिकल्स दिए हुए हैं फिर से, और आपको बताना है कौन सा ठीक है। तो आर्टिकल 243 ये आपका पंचायत है, इसमें डेफिनेशन ऑफ पंचायत। 243A में ग्राम सभा है, ये दोनों इंटरचेंज हैं। 243B आपका ठीक है पंचायत का बनना। 243C आपका पंचायत में कौन कौन होगा। 243D आपका सीट्स कैसे रिजर्व्ड होंगी, और 243F आपका हो जाएगा डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। ठीक है, सी होगा ना आंसर। करेक्ट चुनिए। म्युनिसिपैलिटीज का जो कार्यकाल है उसकी अवधि 5 वर्ष निर्धारित है, हालांकि समय से पहले भी इसको समाप्त आप कर सकते हैं, आप नहीं मतलब रिलेटेड अथॉरिटी। पावर जो होगी चुनाव की, कंट्रोल की, मैनेजमेंट की, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास होगी, राज्य चुनाव आयोग के पास होगी। और राज्य विधानमंडल जो है वो प्रोविजन बना सकता है म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड मैटर्स पे। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट चुनना आपको। कौन सा फीचर कॉन्स्टिट्यूशन का कहां से लिया गया, बोरोड फीचर्स जो हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पे। तो बताइए कहां से कौन सा लिया गया, देख लीजिए साथ साथ। आयरलैंड से लिए गए डीपीएसपी, यूनाइटेड स्टेट्स से इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री सिस्टम, और पब्लिक सर्विस कमीशन लिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। ठीक है, बिल्कुल सी हो जाएगा आंसर। 62 का करेक्ट बताना है आपको कौन सा है। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने के लिए जो सबसे पहले सिफारिश की गई थी वो लक्ष्मी LM सिंघवी जो समिति थी उसने की थी 1986 में, और इसका गठन जो है वो हुआ था लक्ष्मी मल सिंघवी की अध्यक्षता में, उनके नाम पे कमेटी का नाम भी रखा गया। ठीक है, ये बात दोनों करेक्ट चुनना है आपको। एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पीपल्स वॉर ग्रुप नाम का आतंकवादी संगठन 22 अप्रैल 1980 को आंध्र प्रदेश में कोंडापल्ली सीतारामैया नामक एक नक्सली नेता ने शुरू किया था। 100वें संशोधन अधिनियम से 2015 से क्या हुआ था कि कुछ क्षेत्र भारत द्वारा अधिकृत कर लिया जाए और कुछ क्षेत्र बांग्लादेश को हस्तांतरित कर दिया जाए, वो कुछ एनक्लेव्स का चक्कर था पूरा, उसके लिए संशोधन अधिनियम आया था। ये भी ठीक है दोनों। करेक्ट चुनना आपको। 19 फरवरी 2004 को लागू हुए संविधान के 89th जो संशोधन आया था, 89th अमेंडमेंट, उससे स्केड्यूल्ड ट्राइब के लिए कमीशन एक आया था। अभी बैकवर्ड क्लासेस के लिए देखा था आपने, अब एसटीज के लिए आ गया आर्टिकल 338A। इसमें एक चेयरमैन होते हैं, एक वाइस चेयरमैन होते हैं, 3 सदस्य होते हैं। सर्विस कंडीशन इन सबकी कौन करता है, कौन देखरेख करता है, प्रेसिडेंट साहब। ठीक है, तो यहां से आपका एक टॉपिक और तैयार हो गया। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। करेक्ट चुनना है आपको। लोकसभा में निंदा प्रस्ताव को स्वीकारने का कारण बताना जरूरी होता है। इट इज मैंडेटरी टू गिव द रीजन फॉर एक्सेप्टिंग द सेंश्योर मोशन इन लोकसभा।
और सेंश्योर मोशन को आप इंडिविजुअल मिनिस्टर के खिलाफ भी ला सकते हैं, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के खिलाफ भी ला सकते हैं, और पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के खिलाफ भी ला सकते हैं। और निंदा प्रस्ताव जो है वो क्यों आता है? कि निंदा करने के लिए, कुछ कार्यों को, कुछ नीतियों को कंडेम करने के लिए। और लोकसभा में निंदा प्रस्ताव पारित हो जाए तो मंत्री परिषद के लिए इस्तीफा देना जरूरी नहीं है, नॉट मैंडेटरी फॉर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू रिजाइन। ठीक है ये। तो यहां से आपका टॉपिक तैयार होता है सेंश्योर मोशन। सारे मोशंस रेजोल्यूशंस पता होने चाहिए आपको। सही बताइए आप। मंत्रिमंडल शब्द, वर्ड कैबिनेट, ये आर्टिकल 352 में आया था, इंक्लूड किया था 44th अमेंडमेंट 1978 से। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना 1950 में, तो भाषाएं कितनी रिकॉग्नाइज की गई? 14। 118 क्लॉज 4 कहता है कि स्पीकर जो होंगे लोकसभा के, वो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेंगे दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट की। ये भी ठीक है, करेक्ट चुनना है आपको। 148 क्लॉज 3 संसद के सदनों और उनके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार, उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। पावर्स, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज को डिटरमाइन करता है। 79 कहता है संघ के लिए एक संसद होगी, एक पार्लियामेंट होगी, जिसमें एक प्रेसिडेंट साहब होंगे, 2 सदन होंगे, एक राज्यसभा होगी और एक लोकसभा होगी उनमें से। 105 कहता है कि पार्लियामेंट को राइट है कि वो सैलरी सर्विस कंडीशंस निर्धारित कर सकें, किसके? कैग के, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के। दूसरा ठीक है, ये आपका आर्टिकल 105 है और ये आपका 148 क्लॉज 3 है। सही चुनना आपको, करेक्ट ऑप्शन। 1967 में आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त डोगरी भाषा जो आपकी लैंग्वेज थी, ये ऊपर नीचे हो गया है, ठीक है, उधर अलग है इधर अलग है, तो कोई नहीं। बोडो लैंग्वेज को देख लो, 1967 में कहां बोली जाती है? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र में। डोंगरी को मिला था स्टेटस 2003 में, जम्मू और हिमाचल में बोली जाती है। नेपाली को रिकॉग्नाइज किया गया था 1992 में, सिक्किम, वेस्ट बंगाल में बोली जाती है। सिंधी 2003 में हुई थी रिकॉग्नाइज, असम और वेस्ट बंगाल में बोली जाती है। तो अब ये देखो, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र में बोली जाती है सिंधी, ना कि बोडो। और डोंगरी ठीक दिया हुआ है, नेपाली 1992 ठीक दिया हुआ है, और बोडो जो है वो 2003 में आई थी, यहां पे बोडो हो जाएगा, सिंधी नहीं। खुद सोचो, सिंधी कहां से असम वेस्ट बंगाल में बोली जाएगी? ठीक है, करेक्ट चुनना आपको। हाईकोर्ट पूछ रहा है ये, कौन सा हाईकोर्ट कहां पे, मतलब अंडमान निकोबार कौन से हाईकोर्ट के अंडर आता है, ये पूछ रहा है ये। बी हो जाएगा आंसर। अंडमान एंड निकोबार कलकत्ता हाईकोर्ट के अंडर आता है। लक्षद्वीप आता है आपका केरला हाईकोर्ट के अंडर। पुडुचेरी आता है मद्रास हाईकोर्ट के अंडर, ये इंटरचेंज है एक्चुअली। दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव बॉम्बे हाईकोर्ट के अंडर आता है। करेक्ट चुनना है। पार्टीज के नाम और कब वो स्टैब्लिश हुई देख लो। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी अप्रैल 14, 1984। भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल 1980। नेशनल पीपल्स पार्टी 2013। आम आदमी पार्टी ठीक दिया हुआ है, सी हो जाएगा आंसर। सही चुनना है, करेक्ट ऑप्शन। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन, नेशनल फ्लैग का डिजाइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अडॉप्ट किया 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय गान जन गण मन 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान ने अपनाया था। हमारा जो कैलेंडर है वो शक संवत पे बेस्ड है। 22 मार्च 1957 को भारत सरकार ने इसको अपनाया था। और नेशनल एम्बलम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अडॉप्ट किया था 26 जनवरी 1950 को। सारे ठीक हैं और भैया बड़ी जरूरी डेट्स हैं। नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, नेशनल कैलेंडर, नेशनल एम्बलम, मैच द फॉलोइंग। सही गलत कैसे भी पूछ लेगा। करेक्ट चुनिए। भारतीय वन सेवा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस 1966 में स्टैब्लिश की गई थी एक ऑल इंडिया सर्विस के रूप में। पॉस्को एक्ट के अंडर 2012 में चाइल्ड, बच्चा कौन होगा, मतलब बाल शब्द जो है वो 18 वर्ष से जो कम है वो एक चाइल्ड है। इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन आया था 1926 में। 1, 2 और 3 ठीक है। करेक्ट चुनना है आपको। इलेक्शन कमीशन ने वोटर आइडेंटिटी कार्ड पंचायत इलेक्शंस के लिए इशू किए।
और करता है इशू, मतलब पहला स्टेट इलेक्शन कमीशन कंट्री का बना था मध्य प्रदेश में। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत किसी राज्य की विधानसभा को अपने चुनावों के लिए कानून बनाने की शक्ति दी गई है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज को ये पावर्स मिली हुई हैं। पहला दूसरा ठीक है। 328 है ये आर्टिकल, ना कि 324। करेक्ट बताइए। 281 के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है। जितने भी रिकमेंडेशन फाइनेंस कमीशन दे रहा है वो हर हाउस में रखे जाएंगे। ठीक है। भारत के संविधान में वित्त आयोग को अनुच्छेद 280 के अंतर्गत एक अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में प्रदान किया गया है। मतलब एक जो फाइनेंस कमीशन होगा वो एक क्वासाई फेडरल क्वासाई जुडिशियल बॉडी होगा। अनुच्छेद 360 के तहत भारत की वित्तीय स्थिरता या साख पर खतरे के कारण लगाए गए आपातकाल को आप वित्तीय आपातकाल कहेंगे। भाई अगर इमरजेंसी होती है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या क्रेडिट को लेके, ये भी ठीक है। तो ये आर्टिकल्स हैं भाई, प्लीज इनको ध्यान दे लो, जो पूछे जा रहे हैं यहीं पे प्रिपेयर हो जाएंगे। स्टैट्यूटरी बॉडीज, वैधानिक निकाय चुन लीजिए इन सब में से आप जरा। बी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, बाकी सारी आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी है। करेक्ट ऑप्शन बताना है आपको 20वें पशुधन जनगणना 2019 से संबंधित, 20th लाइवस्टॉक सेंसस से रिलेटेड बताना है। बकरियों की आबादी में टॉप पे राजस्थान, सुअरों की आबादी में टॉप पे यूपी, भैंसों की आबादी में टॉप पे असम, और शीप भेड़ों की आबादी में तेलंगाना। कौन सा सही है? बी ठीक है, फर्स्ट और फोर्थ। पिग्स के टॉप पे, पिग्स में रैंक टॉप है असम का, बफलोज में यूपी का है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अप्रैल 2023 में सीमावर्ती गांव किबीथू, एक बॉर्डर विलेज है किबीथू, इसमें वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की थी। कहां पे है किबीथू, ये पूछ रहा है। ये आपका इनमें से किसी जगह नहीं है क्योंकि ये अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है। और ये बेसिकली भारत चीन सीमा में, अंतरराष्ट्रीय सीमा के पार दृश्य का सामना करने वाला एकमात्र सर्कल हेडक्वार्टर भी है। तो यहाँ पे ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। उन देशों का चयन कीजिए जो 2005 में स्थापित G4 ग्रुप ऑफ 4 नेशंस के सदस्य हैं। तो बी हो जाएगा आंसर, इंडिया, ब्राजील और जर्मनी। ठीक है। जापान है इसमें चौथा। ठीक जी। ये G4 वो वाली कंट्रीज हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी कि भाई हम परमानेंट मेंबर बन जाएं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। सही चुनना आपको, करेक्ट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड की बात हो रही है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। इसकी स्थापना होती है 1982 को। बी शिवरम समिति थी एक, उनकी सिफारिशों पे। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक जो है हेडक्वार्टर लखनऊ में है, और स्थापना हुई थी छठे 5 ईयर प्लान के टाइम पे, छठी पंचवर्षीय योजना के टाइम पे। फर्स्ट और 3 ठीक है। मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। ये आपको बताना है, अपडेटेड एग्रीकल्चरल डेटा दिया हुआ है, उसके हिसाब से कौन सा सही है कौन सा गलत है बताना आपको। इंडिया विश्व में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक है, एक्सपोर्टर है। भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्र चावल की फसल में उगाए, मतलब चावल की फसल सबसे ज्यादा जगह पे उगाई जाती है। और दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश इंडिया है। ये भी ठीक है। तो ये बेसिकली राइस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेटा है, आप देख सकते हैं उसको। 81 देखेंगे अब। करेक्ट बताना है आपको। उत्तर प्रदेश का रैंक 16वां आया। स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट रिपोर्ट जारी की थी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट ने, विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र ने भारत के पर्यावरण की स्थिति की रिपोर्ट जारी की थी, उसमें यूपी का स्थान आया 16वां। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार पुलिस, न्यायपालिका, जेल, कानूनी सहायता, ये जो भी न्याय वितरण के मामले हैं, इसमें 1 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में यूपी का स्थान 16th है। बी ठीक हो जाएगा, मतलब पहला ठीक है, समझ रहे हैं? फर्स्ट ऑप्शन ठीक है, सेकंड में 18वां रैंक आया है यूपी का।
कुछ रिपोर्ट होती हैं, कुछ करंट अफेयर में न्यूज होती है जिसमें उत्तर प्रदेश की रैंकिंग्स वगैरह दी होती है, तो कई बार पूछ सकता है। करेक्ट बताइए। नीति आयोग ने 7 दिसंबर 2023 को एक एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग घोषित की थी, जिसमें यूपी का कौशाम्बी जिला, उसका कौशाम्बी ब्लॉक सेकंड आया। और जो पहली डेल्टा रैंकिंग थी उसमें तिरियानी कुमरम भीम ब्लॉक है आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट का, तेलंगाना, जिसको पहला रैंक मिला है। दोनों ठीक हैं। तो ये आपका एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की जो डेल्टा रैंकिंग थी उनकी बात हो रही है। ठीक, करेक्ट चुनना है आपको। एक रिपोर्ट व्यापार पोर्टल के वार्षिक विश्लेषण के लिए राष्ट्रीय आयात निर्यात रिकॉर्ड्स की एक रिपोर्ट के अनुसार व्यापार के वार्षिक विश्लेषण के लिए राष्ट्रीय आयात निर्यात रिकॉर्ड्स अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक डेटा जारी किया गया। नेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिकॉर्ड्स फॉर एनुअल एनालिसिस ऑफ डेटा पोर्टल। इन आंकड़ों के आधार पे यूपी 2.58 बिलियन डॉलर के निर्यात मूल्य और 16.165% की हिस्सेदारी के साथ सेकंड प्लेस पे है। ये भी ठीक है। तो थोड़ा अटपटा लगेगा आपको, थोड़ा बड़ा सा लगेगा, पर कोई नहीं, थोड़ा सा देख के जाओगे ना, अगर पेपर में ऐसी चीजें आती तो फिर याद आई जाती हैं। 84 करेक्ट चुनिए आप। यूपी में 2017-18 की टाइम पीरियड के दौरान 14.2% महिलाओं को काम मिला, मतलब एम्प्लॉयमेंट मिला उनको, और 32.10% विमेन को मिला 22-23 के टाइम पीरियड में। तो जो फीमेल लेबर फोर्स है, जो महिला श्रम शक्ति है, वो 6 सालों में कितनी बढ़ गई? 17.9%। करेक्ट बताइए। ठीक है सारे, आपको सही चुनना है करेक्ट ऑप्शन। यूपी के बजट की बात हो रही है ये। अब थोड़ा सा इसमें रुपए दिए हुए हैं तो आपको याद करने पड़ेंगे कौन से डिपार्टमेंट को कितने पैसे मिले हैं, तो ये हम डायरेक्टली कर लेते हैं। तो एक्चुअली क्या है कि प्राइमरी एजुकेशन डिपार्टमेंट को ठीक दिए हुए हैं बिल्कुल। एनर्जी डिपार्टमेंट को मिला है 57,071, ये पुलिस को मिला है 39,516 ये, और पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को मिला है 34,858 करोड़ आपका ये। ठीक है, तो सिर्फ पहला ही ठीक था, बाकी ये इंटरचेंज्ड है। नवीनतम आध्यात्मिक कृषि डेटा, आपका लेटेस्ट अपडेटेड एग्रीकल्चर डेटा। अब यहां पे देखो इनकरेक्ट चुनना है। तो टॉप 3 रेशम उत्पादक राज्य दिए हुए हैं। मलबरी सिल्क, सिल्क का टाइप होता है, टसर, एरी। आप देख लो इनकरेक्ट कौन सा है। पहला गलत हो गया। टॉप 3 सिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और असम। ठीक है, ये केरला नहीं, यहां पे कर्नाटका होगा। मलबरी सिल्क वाले याद कर लो, टसर याद कर लो, एरी याद कर लो। एक और सिल्क है मूगा, इसके मुझे आप बताओगे कमेंट करके। फिर से आपका एग्रीकल्चर डेटा सही बताना है। पशुपालन सांख्यिकी 2022 के अनुसार दूध उत्पादन में शीर्ष दूसरा राज्य यूपी है। टॉप सेकंड स्टेट इन मिल्क प्रोडक्शन। यूपी के बजट के अनुसार दूध उत्पादन में शीर्ष राज्य यूपी है। ये तो एनिमल हस्बेंड्री स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से था, ये यूपी बजट के हिसाब से है। टॉप स्टेट इन मिल्क प्रोडक्शन यूपी, और यूपी देश में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। सही है सारे। मिलान करना है आपको। मिनरल दिए हुए हैं, खनिज, और उत्पादन में टॉप मोस्ट स्टेट कौन सा है? तो जिंक में टॉप पे राजस्थान है, नमक में गुजरात है, यूरेनियम में आंध्र प्रदेश है, बॉक्साइट में ओडिशा है। सारे ठीक मैच्ड हैं बिल्कुल। करेक्ट चुनिए। इंडिया का रैंक टोटल एनर्जी कंजम्पशन में, कुल ऊर्जा खपत में तीसरा है नवीनतम ऊर्जा सांख्यिकी लेटेस्ट एनर्जी स्टैटिस्टिक्स 2023 के हिसाब से। तीसरा है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में, बिजली उत्पादन में, सेम रिपोर्ट के हिसाब से। और ईंधन दहन में से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन, आप समझते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस फ्रॉम फ्यूल कंबशन, ईंधन का जलना, कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना, इसके कॉन्टेक्स्ट में इंडिया का रैंक है थर्ड। ये भी ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये आपका लेटेस्ट एनर्जी स्टैटिस्टिक्स का डेटा है, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, ध्यान रखनी है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020-25, जो यूपी का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी है, उसमें
अगले 5 सालों में कितने लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है? 4 लाख लोगों के लिए। सही चुनना है आपको। ये नवीनतम खनिज डेटा की बात हो रही है, पहली चीज तो लेटेस्ट मिनरल डेटा 2023। अब आपको बताना है, इंडिया विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक है, कोल प्रोड्यूसिंग कंट्री, और थर्ड लार्जेस्ट कोल रिजर्व है हमारे पास, तीसरा सबसे बड़ा कोयला भंडार यहाँ पे मिलेगा आपको। झारखंड भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ आयरन ओर। और भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा भंडार रिजर्व कहां पे है? कर्नाटका में। तो आपका फर्स्ट और फोर्थ ठीक है। इंडिया का रैंक है एक्चुअली 5th कोल रिजर्व में, और उड़ीसा है प्रोड्यूसिंग में सबसे ज्यादा। प्रोड्यूसिंग भंडार किस में ज्यादा, ये देखना पड़ेगा भाई थोड़ा सा। करेक्ट चुनना है आपको। जीवन चक्र के आधार पे सब्जियों का वर्गीकरण चुनना आपको, ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल। 1 वर्षीय फसल एनुअल क्रॉप कौन सी हैं? टमाटर, भिंडी, लोबिया। द्विवर्षीय बाइनियल हैं आपकी पॉइंटेड गार्ड, परवल, लहसुन, हल्दी, शकरकंद। और बहुवर्षीय मतलब पेरेनियल क्रॉप्स हैं आपकी फूल गोभी, प्याज, मूली, गाजर, पत्ता गोभी। पहला ठीक है। बाइनियल है आपकी ये, और पेरेनियल है आपकी ये। ठीक है, सही चुनना है आपको, करेक्ट। कुछ कुछ क्रांतियां हैं वो किससे संबंधित होती हैं, ये देख लीजिए आप जरा। तो गुलाबी क्रांति, पिंक रेवोल्यूशन किससे होती है? झींगा मछली से। ठीक दे रखा है ये, ठीक है, पिंक कलर के पेन से मार्क कर दो। सिल्वर है आपके एग से। रेड है आपके मीट और टमेटो दोनों, तो इसके साथ साथ इसमें मीट भी ऐड कर लो। ठीक है, मांस और टमाटर। येलो है आपका सॉरी, येलो इज ऑयल सीड, तिलहन। और गोल क्रांति, राउंड रेवोल्यूशन है आपका सबका फेवरेट, आलू। अब आपको सही बताना है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है साइंस का। चीजों में कलर एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट की वजह से होते हैं? जैसे लाल कलर प्याज का, किसकी वजह से है लाल कलर प्याज का? एंथोसाइनिन की वजह से। टमाटर लाल क्यों है? लाइसोपीन की वजह से। कैरेट गर्मी में जो मिलती हैं ऑरेंज कलर की, वो कैरोटीन की वजह से ऑरेंज होती हैं। और टर्मरिक में जो प्रॉपर्टीज मिलती हैं येलो कलर की, दैट इज बिकॉज ड्यू टू करक्यूमिन। तो ये सारे ठीक है, बी हो जाए आंसर। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस कुछ कुछ सालों को कुछ कुछ रैंकिंग देता रहता है, घोषित करता रहता है, आपको बताना है कौन सा सही है। तो 2004 को बोला गया चावल का साल, ठीक है। 8 को आलू वाला बोला गया, 10 को बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता का, और 2011 इंटरनेशनल ईयर ऑफ फॉरेस्ट। बिल्कुल ठीक है ये सारे, पर इंपॉर्टेंट भी हैं जरा, ठीक है, याद रखना ये। कौन से राज्य इनमें से सोनभद्र जिले के सीमावर्ती राज्य हैं, मतलब बॉर्डर स्टेट्स हैं सोनभद्र के? कौन कौन से राज्य हैं ऐसे सोनभद्र जिनसे सीमा साझा करता है? ये हैं आपके बिहार, उत्तराखंड, सॉरी बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और एमपी। तो हिमाचल नहीं है, उत्तराखंड। ठीक है, एक जिला एक उत्पाद, बहुत ही फेमस, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट बताना है आपको। देख लीजिए जरा इसको एक बारी क्वेश्चन को। तो बलिया है बिंदी के लिए, मेरठ है हमारा स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स के लिए, बाराबंकी है आपका टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स के लिए, वस्त्र उत्पाद के लिए, लखीमपुर खीरी है जनजातीय शिल्प के लिए, ट्राइबल क्राफ्ट के लिए। तो मैच द फॉलोइंग, राज्य के विश्वविद्यालय और कब वो स्थापित हुए, कीजिए मैच। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी कहां पे है? जौनपुर में है, 1987 का है। छत्रपति शाहूजी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर में है, 1965। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगरा में है, 1927, बहुत पुरानी है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या, 1975। बी।
इन संगीत सांस्कृतिक संस्थानों एवं स्थापना वर्ष को आपको सही क्रम में बताना है, करेक्ट बताना है। म्यूजिकल और कल्चरल इंस्टीट्यूशंस दिए हुए हैं, देख लो एक बारी, फिर साथ में करते हैं क्योंकि फिर डबल हो जाती हैं चीजें। तो भारतीय कला भवन आपका वाराणसी में है, ठीक है, 1920। उत्तर प्रदेश फिल्म कॉर्पोरेशन 1975 है। मोतीलाल नेहरू चाइल्ड म्यूजियम लखनऊ में है, 1957 है ये। और ललित कला है आपका लखनऊ, 1962। उत्तर प्रदेश के प्रमुख उत्सव और जिलों से संबंधित आपको सही बताना है, मेजर फेस्टिवल्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स। आंसर बी हो जाएगा आपका। हुरंगा है आपका दाऊजी, मथुरा। यमुना महोत्सव होता है आपका कृष्ण उत्सव भी कहते हैं इसको, मथुरा में ही होता है ये भी, ठीक है। कजरी है मिर्जापुर का। सरधना है आपका मेरठ का, चर्च है ये मेरठ के पास, वहां पे लगता है। अब देखिए आप इन सब इक्वेशंस को, इन सब स्टेटमेंट्स को आपको देखना है। ब्रैग स्पेक्ट्रम मीटर, इसका यूज होता है एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य मापने के लिए, वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज। पायरो हेलियोमीटर पौधों के ताप को मापता है, टेम्परेचर ऑफ प्लांट्स को। पायरोमीटर बहुत अधिक तापमान मापता है, वेरी हाई टेम्परेचर्स। अल्कोहल थर्मामीटर कम तापमान मापने के लिए किया जाता है, लो टेम्परेचर्स मापने के लिए। बताइए फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ठीक है। पायरो हीलियोमीटर एक्चुअली सोलर रेडिएशन, जो सौर विकिरण होता है, उसको मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आपको बताने हैं स्टेटमेंट्स। जब शुद्ध पानी में डिटर्जेंट मिलाया जाता है तो पानी का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। व्हेन डिटर्जेंट इज एडेड टू प्योर वाटर, सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर इंक्रीजेस। यदि हवा का तापमान बढ़ता है, टेम्परेचर एयर का इंक्रीज होता है, तो इसकी जलवाष्प को अवशोषित करने की क्षमता बढ़ जाएगी, एबिलिटी टू एब्जॉर्ब वाटर वेपर जो है वो बढ़ जाएगी। जब कोई पिंड काला और खुरदरा होता है तो वो सबसे अधिक गर्मी अवशोषित करता है। व्हेन सम बॉडी इज ब्लैक एंड रफ, सो वो हीट एब्जॉर्ब करेगा सबसे ज्यादा। कड़ाके की सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती हैं, पानी जम जाता है। पाइप्स बर्स्ट इन कोल्ड कंट्रीज बिकॉज वाटर एक्सपैंड्स व्हेन इट फ्रीजेस। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सी, 2, 3 एंड 4। पहला इसलिए गलत है, जब डिटर्जेंट मिलता है पानी में तो सरफेस टेंशन घट जाती है, ना कि बढ़ जाती है, ठीक है, घट जाता है, कम हो जाता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग, कॉन्वेक्स मिरर, कहां पे नहीं होता है पूछ रहा है, नहीं होता है। स्ट्रीट लैंप्स में, टॉर्च लाइट में, व्हीकल्स की हेडलाइट्स में, और डेंटिस्ट दांत को बड़ा करके देखने के लिए, शेविंग के लिए जो मिरर यूज होता है उसमें, कहां नहीं होता है कह रहा है। 2, 3, 4 इनमें एक्चुअली कॉन्वेक्स मिरर का कॉनकेव कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल होता है। स्ट्रीट लैंप ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे कॉन्वेक्स हो रहा है यूज। सही चुनिए करेक्ट। नाइक्रोम करके एक धातु मेटल होता है, वो हीटर में, ब्लोअर्स में, मर्चेंट रॉड्स में यूज होता है। टंगस्टन आपका विद्युत बल्बों में, इलेक्ट्रिक बल्ब्स में, और हैलोजन लाइट में टंगस्टन और सोडियम का एलॉय यूज होता है। मर्करी और फॉस्फर सीएफएल लाइट्स में यूज होते हैं, सब घरों में लगी हुई हैं, ठीक है बिल्कुल। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के में शामिल विभिन्न विकिरणों का तरंग दैर्ध्य का आपको अवरोही क्रम बताना है, डिसेंडिंग ऑर्डर वेवलेंथ का। रेडियो तरंगे, अवरक्त विकिरण, पराबैंगनी विकिरण, एक्स किरण। तो ये ठीक है। रेडियो वेव्स, उससे फिर माइक्रो, फिर डिसेंडिंग है, ये सबसे ज्यादा रेडियो वेव्स है, और सबसे कम एक्सरे के बाद आती है आपकी गामा रेज। सुमेलित करना है आपको डिस्कवरी और किसने क्या खोजा। तो इसका आंसर तो देखिए सी है, पॉजिट्रॉन की खोज की कार्ल डी एंडरसन ने। मेजॉन की हाइडिकी युकावा ने। न्यूट्रॉन की आप जानते हैं जेम्स चैडविक, और इलेक्ट्रॉन जे जे थॉमसन। ये तो आसान वाले थे। निम्नलिखित धातुओं को उनके अयस्कों से सुमेलित कीजिए, मेटल्स को उनके ओर्स से मिलाइए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर? एल्यूमिनियम का ओर है क्रायोलाइट, कॉपर का है आपका मैलाचाइट, सिनेबार आपका मरकरी का होता है, और साइडेराइट आपका आयरन का होता है। ऐसे ही आप मुझे बताएंगे जिंक के ओर का नाम। विचार कीजिए, बस आंसर मत बताइए, विचार कर लीजिए। लिथियम सबसे हल्की धातु है और ऑस्मियम सबसे भारी। लिथियम लाइटेस्ट, ऑस्मियम हैवीएस्ट मेटल। कार्बोरंडम एक
ओर है एल्यूमिनियम का, उसमें प्रॉपर्टी होती है एल्यूमिनियम की, जो कि हार्ड होता है, कठोर होता है, लेकिन लचीला नहीं होता। कास्ट आयरन, कच्चा लोहा, कठोर होता है लेकिन दबाव में भंगुर होने की प्रवृत्ति के कारण लचीला नहीं होता, क्योंकि इट इज हार्ड बट नॉट डक्टाइल बिकॉज इट हैज अ टेंडेंसी टू बिकम ब्रिटल अंडर प्रेशर। प्रेशर में लचीला हो जाना चाहिए इंसान को, है ना। 1 2 3 ठीक है, बिल्कुल। अभिकथन और कारण दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा सही कौन सा गलत है। हवाई जहाज के जो टायर होते हैं एयरक्राफ्ट के, उसमें नाइट्रोजन गैस प्रयोग की जाती है। नाइट्रोजन गैस का दबाव कम होने की वजह से टायर फटने की संभावना कम हो जाती है, बिकॉज नाइट्रोजन गैस इज एट लो प्रेशर, सो टायर बर्स्ट चांसेस आर वेरी लेस। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। मैच द फॉलोइंग कीजिए आप। ये आपके केमिकल नेम्स और कॉमन नेम्स दिए हुए हैं। ए हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? कॉस्टिक सोडा। सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा। सोडियम सल्फेट ग्लोबस सॉल्ट है। सोडियम नाइट्रेट चाइले सॉल्ट पीटर है। विचार कीजिए, जब फिटकरी को गंदे पानी में मिलाते हैं तो जल का शुद्धिकरण क्रमशः स्कंदन, ऊर्णन और अवसादन के माध्यम से होता है। आप जानते हैं एलम जब डर्टी वाटर में मिक्स होता है तो प्योरिफिकेशन हो जाता है थ्रू कोअगुलेशन, फ्लक्युलेशन एंड सेडिमेंटेशन। अम्लराज या एक्वारीजिया या नाइट्रो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक मिश्रण है। आपने सुना होगा एक्वारीजिया, इट्स अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। गोबर में बड़ी मात्रा में ऊर्जा होती है जिसे बायोगैस संयंत्र में किण्वन प्रक्रिया के माध्यम से निकाला जाता है। इट कंटेन्स डंग, बहुत सारी एनर्जी होती है, उसी को तो बायोगैस से बाहर निकालते हैं एनर्जी को। ये भी ठीक है। नाइट्रोक्लोरोफोम, इसका यूज रोगाणुरोधी कीटनाशक के रूप में होता है, एंटी माइक्रोबियल और इंसेक्टिसाइड है ये। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो कार बैटरी में विद्युत अपघट्य के रूप में काम करता है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट इन कार बैटरीज। पशु चारकोल, एनिमल चारकोल जो है वो कच्ची चीनी को रंगहीन करता है, डीकलराइज करता है रॉ शुगर को, फिर वो वाइट हो जाती है ना। शुद्ध हाइड्रोजन पेरोक्साइड हल्का नीला तरल है, इसे ऑक्सीजन युक्त जल कहते हैं। प्योर हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है इट्स अ लाइट ब्लू लिक्विड, और इसको आप क्या कहते हैं? ऑक्सीजनेटेड वाटर। तो ये ठीक है। ये भी त्वचा, स्तन, मस्तिष्क और गर्भाशय में होने वाला कैंसर जो है उसको कहते हैं सार्कोमा। ब्लड मसल्स कार्टिलेज में होने वाले कैंसर को कहते हैं कार्सिनोमा। अस्थि मज्जा प्लीहा यकृत में होने वाले कैंसर को कहते हैं लिम्फोमा। और WBCs की जब संख्या ज्यादा बढ़ जाए, एक्सेसिव इंक्रीज इन द नंबर ऑफ WBCs हो जाए, इट्स कॉल्ड लिकीमा। 3 और 4 ठीक है। जो स्किन, ब्रेस्ट, ब्रेन, यूट्रस का कैंसर होता है दैट इज कार्सिनोमा, और ब्लड मसल्स कार्टिलेज का होता है सार्कोमा। खसरा मोरबेली वायरस के कारण होता है, मीजल्स। चेचक स्मॉल पॉक्स होता है वेरियोला वायरस से। चिकन पॉक्स होता है वैरसिला जोस्टर वायरस से। और हैजा कॉलरा होता है विब्रियो कॉलरिए वायरस से। कौन सा सही है? 1 2 और 3 ठीक है। कॉलरा होता है विब्रियो कॉलरी बैक्टीरिया से, ना कि वायरस से, ठीक है ना। बैक्टीरिया से होता है ये। कौन सा बैक्टीरिया से होता है, कौन सा वायरस से होता है, पता होना चाहिए। सुमेलित करना है आपको। रूट्स, जड़ें दी हुई हैं, और कौन सी फसल की वो जड़ें होती हैं, बेसिकली कौन से फ्रूट वेजिटेबल से वो रिलेटेड होती हैं। तो आंसर तो बी है। ट्यूबरस आपकी कंदिल जड़ों में आता है, शकरकंद, स्वीट पोटैटो। और फैसिक्यूलेटेड पुलकित जड़ों में दाहलिया एस्पैरागस। एस्पैरागस नहीं होता, वो डंडी सी होती है, अरे बड़ी फैंसी कुकिंग में भी यूज करते हैं उसको। नोड्यूलोस होता है आपका अम्बा हल्दी। और मोनिलरफोम या बीडेड होते हैं आपके ग्रेप्स और बिटरगार्ड, अंगूर और करेला। वृहद पोषक तत्व मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बताने हैं आपको कौन से हैं। माइक्रो मैक्रो दो तरह के न्यूट्रिएंट्स होते नहीं होते हैं, तो बताने हैं आपको कौन से हैं। तो मैक्रो में आपके आते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। और ये मैंगनीज, आयरन, मैंगनीज, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मेलिबिडिनम, ये सब होते हैं आपके माइक्रो। तो आंसर 1 2 3 4 5 हो जाएगा। मैंगनीज, क्लोरीन भी इसी में आएगा, नहीं क्लोरीन माइक्रो में आएगा। आंसर सॉरी बी है इसका, गलती से बोला मैंने, सॉरी।
सही चुनिए करेक्ट ऑप्शन। अफीम पोस्ता के कच्चे फल से प्राप्त होती है। ओपियम जो है वो रॉ फ्रूट ऑफ पॉपी से मिलता है। क्विनेन मिलता है सिनकोना की छाल से, सिनकोना बार्क से। और रेस्पिरिन राउफेलिया ये मिलता है रॉयफिलिया की जड़ों से। रेस्पिरिन जो है वो राउफिलिया की जड़ों से मिलता है। कैफीन मिलता है कॉफी के बीजों से। और थीन जो है वो चाय की पत्तियों से मिलता है। ठीक है, सारे अच्छे हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है, ओपीएम कहाँ से आ रहा है, क्विनन कहाँ से आ रहा है, ये रिवाइज कर लियो करो एक बारी बैठ के खुद से। सही चुनना है करेक्ट। कौन सी विटामिन और उस विटामिन के कम होने से कौन सी बीमारी होती है, ये देखना है आपको। देख लो, ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है यूपीपीसीएस का। 1, 2 और 4 ठीक है। रेटिनॉल आपका विटामिन ए है, नाइट ब्लाइंडनेस इंपॉर्टेंट है विटामिन ए। थाइमीन आपका B1 होता है, ये कम हो जाए तो बेरी बेरी हो जाता है। कैल्सिफेरॉल इज विटामिन डी, इससे रिकेट्स होता है, स्कर्वी नहीं रिकेट्स। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। और के फाइलोक्विनाइन है, ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स को रोकता है ये के। सही चुनिए करेक्ट। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में 2030 तक देश के से फाइलरिया नाम की जो बीमारी है, वार्षिक सामूहिक औषधि प्रशासन अभियान शुरू किया है। ठीक है, टू एलिमिनेट फिलेरियसिस। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में अयोध्या के आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के लिए हॉट कुक्ड मील करके योजना स्टार्ट की है। अयोध्या में पर्यटन टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश की पेइंग गेस्ट योजना भी स्टार्ट की गई है। बी ठीक है, 2 और 3। पहला क्यों गलत हुआ? 2027 है टारगेट, याद रखिएगा। आपको बताना है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। उत्तर प्रदेश ने हाल ही में लगातार तीसरे वर्ष इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्लेटफॉर्म पर उच्चतम प्रवेश दर दर्ज करके पहला स्थान हासिल किया है। हाईएस्ट एडमिशन रेट ऑन द इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्लेटफॉर्म, लगातार तीसरे साल है ये इनका। प्रधानमंत्री ने हाल ही में ग्रेटर नोएडा में 750 एकड़ में फैली इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप का उद्घाटन किया है। और यूपी सरकार ने हाल ही में सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सेफ सिटी करके प्रोजेक्ट एक लॉन्च किया है। ठीक है, 121 देखेंगे, गलत चुनना है आपको, इनकरेक्ट। भारत के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य यूपी ने अपने 9576 गांव में 100% खुले में शौच मुक्त का दर्जा हासिल कर लिया। 100% ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस स्टेटस हासिल कर लिया है इतने विलेजेस में, विच इज अ वेरी गुड थिंग। उत्तर प्रदेश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए, एआई इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी बनाने की घोषणा की है। इनकरेक्ट बताना है आपको, कोई गलत नहीं इनमें से, बढ़िया है दोनों बातें। यूपी सरकार ने हाल ही में निम्नलिखित में से किन औद्योगिक निकायों के लिए 2940 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? कौन सी इंडस्ट्रियल बॉडीज के लिए किए हैं? तो ये तीनों के लिए ही किए हैं। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, यूपी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, यूपी एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। उत्तर प्रदेश आजमगढ़ में हाल ही में आपका IGRS पोर्टल पर प्राप्त जन शिकायतों के निस्तारण में पूरे देश में फर्स्ट रैंक हासिल किया है। और उत्तर प्रदेश ने हाल ही में पंजीकृत निवेशकों की संख्या के मामले में राजस्थान को पछाड़कर टॉप प्लेस हासिल की है। उत्तर प्रदेश ने हाल ही में प्रतिवर्ष 10 लाख टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता बनाकर अपने ऊर्जा क्षेत्र में क्रांति लाने का लक्ष्य रखा है। टारगेट ऑफ रेवोल्यूशनलाइजिंग इट्स एनर्जी सेक्टर बाय क्रिएटिंग अ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 1 मिलियन टन पर ईयर। पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत हो गया। वो हमने ओवरटेक किया है गुजरात को, ना कि राजस्थान को। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर हारून राशिद खान को अपना गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की है, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में गुजरात के सूरत हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने माई भारत पोर्टल जो है उसमें केवल 3 महीनों में 1.45 करोड़ से ज्यादा पंजीकरण रजिस्ट्रेशन हुए हैं, 3 ही महीनों में।
और बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह जो हैं वो अब प्रेसिडेंट हो गए हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव टाइम। तो ये सारे सही हैं, ठीक है। सही चुनना है आपको, करेक्ट। वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी मार्ल सैमुअल, हाल ही में आईसीसी ने 6 साल का इनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। सिक्किम के चीफ मिनिस्टर कोनार्ड के संगमा ने एक वाटर स्मार्ट किड करके कैंपेन लॉन्च किया है बच्चों के लिए, जल जीवन मिशन के अंतर्गत आएगा ये। सैफरन आप जानते हैं केसर को किश्तवाड़ में उगाया जाता है, अभी जीआई टैग मिला है हाल ही में। सीएजी जो है रॉबर्ट मुर्मुरू, उनको वाइस चेयरमैन बनाया गया है यूनाइटेड नेशंस ऑडिटर कमेटी 2024 का, ठीक है। तो आपको बताना है क्या है क्या नहीं सही। बताइए। ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हमारे, ये ना यहाँ पे रॉबर्ट मुर्मू नहीं आएगा, ये हैं आपके गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। बस ये यहाँ पे हल्की सी प्रॉब्लम है, बाकी तो ठीक है। फिलहाल वाले जो हैं, तो ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी। असल में पहला इसलिए गलत नहीं, पहला नहीं दूसरा इसलिए गलत हुआ, ये मेघालय के चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है जी। सही बताना है आपको, करेक्ट ऑप्शन। दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर, 3D प्रिंटेड टेम्पल जो हैं वो है तेलंगाना के आपका सिद्दिपेट डिस्ट्रिक्ट में बुरुगुपल्ली। संयुक्त अरब अमीरात ने हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र 2 गीगावाट अल दफरा सोलर फोटोवोल्टेक इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर प्लांट है ये। सही है बिल्कुल। गलत चुनना है आपको, इनकरेक्ट। औद्योगिक और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में भारत में पहली बार इंडियन ऑयल कंपनी आपका रेफ ट्रेनिंग डीजल पेट्रोलियम लॉन्च किया है। एफपीआई ने इंडियन शेयर होल्डिंग एक्वायर की हैं 7,702 करोड़ की एक दिन के सेल ऑफ द ईयर में, ठीक है, एक दिवसीय बिक्री में। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने हाल ही में 237 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश के साथ ग्राफीन उत्पादन पे काम स्टार्ट किया है। बताइए। कोई गलत नहीं है। कौन सा सही है, ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? प्रधानमंत्री ने हाल ही में नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कॉन्फ्रेंस का 7th एडिशन इनॉग्रेट किया था। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में आई स्टार्ट स्पोर्ट कनेक्टेड पोर्टल, ये नाम है पूरा पोर्टल का, वो लॉन्च किया है। केंद्र सरकार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में नेशनल काउंसिल फॉर एक्सपोर्ट लिमिटेड करके उसका लोगो निकाला है और वेबसाइट लॉन्च की है। पहला फ्रीडम विंड टनल इंडियन आर्मी स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल है हिमाचल प्रदेश में, वहां लगाया गया है। सी ठीक है, 1, 3 और 4। सेकंड गलत है बिकॉज ये आई स्टार्ट स्पोर्ट्स कनेक्टेड पोर्टल जो है ये राजस्थान का है। कौन सा गलत है, इनकरेक्ट पूछ रहा है। पीएम मोदी ने प्रेजाइड की थी 43rd एडिशन प्रगति मीटिंग की। स्विगी ने मद्रसा इंश्योरेंस स्कीम विमेन स्टॉक एक्सचेंजेस के लिए योजना स्टार्ट की है। भारत और यूरोपीय संघ ने हाल ही में गिनी की खाड़ी, गल्फ ऑफ गिनिया, मार्क करो मैप में, जैसी ऐसी चीजें आए करे, वहां पे जॉइंट नेवल एक्सरसाइज की थी। बी ठीक है, इनकरेक्ट है, सॉरी बी, ये जोमैटो ने किया है। स्विगी नहीं होगा तो जोमैटो होगा, जोमैटो नहीं होगा तो स्विगी होगा। खुद तो खाना बना के खाना नहीं चाहता कोई, है ना। कौन सा विकल्प सही है, करेक्ट कौन सा है, बुरा नहीं मानिएगा, ये एक बस बात है, ठीक है ना, बिल्कुल खाते हैं लोग। हाल ही में आयुष्मान भारत जय के 5 वर्ष और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 2 साल पूरे होने के अवसर पर आरोग्य मठ करके 2023 का आयोजन हुआ था। 13th इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ की कॉन्फ्रेंस मुंबई में हुई। कैटरीना कैफ यूनिक्लो इंडिया, जापानीज ब्रांड है ये, काफी अच्छे गर्म कपड़े हैं इनके, इनर्स वगैरह बहुत अच्छे हैं, महंगे हैं डेफिनेटली। भारतीय सशस्त्र बलों के पहले C295 को हाल ही में आधिकारिक तौर पर हवाई क्षेत्र में शामिल कर लिया गया है। बताइए। बी 1, 3 एंड 4 इज करेक्ट। सेकंड क्यों गलत हुआ है? क्योंकि ये आपकी ऑर्गेनाइज हुई थी नई दिल्ली में।
कौन सा सही है? करेक्ट, सिफत कौर समारा गोल्ड मेडल जीती हैं विमेन्स 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट एशियन गेम्स 2023 में। हाल ही में 28 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस मनाया गया है। इसका था 2024 की थीम थी मारपोल एट 50 आवर कमिटमेंट गोज ऑन। तो सही हैं दोनों, गलत चुनना है, इनकरेक्ट। इंडिया ने 45th रैंक अचीव की है ग्लोबल इनोवेशन स्टॉक 2023 रैंकिंग में, जो कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश की थी। इंडिया और यूनाइटेड नेशंस ने ग्लोबल कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव वैश्विक क्षमता निर्माण पहल की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री ने हाल ही में शानदार गुजरात ग्लोबल समिट कार्यक्रम की 20वीं वर्षगांठ समारोह में भाग लिया। इनकरेक्ट पूछ रहा है, पहला गलत है, 40वीं रैंक है ना कि 45वीं। सही चुनिए, करेक्ट। PS श्रीधरन पिल्लई ने हाल ही में प्रकृति, पेड़ों और भू राजधानी पर 3 नवीन आपत्तियों का समाधान किया है, नेचर, ट्रीज और जियोपॉलिटिक्स पे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने हाल ही में सिक्किम में पहला ABM माइक्रो असेट लॉन्च किया है। मध्य प्रदेश के IT हब इंदौर ने हाल ही में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में पहली रैंक हासिल की है, सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक इन क्लीन एयर सर्वे 2023। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में 40 वर्षों में ग्रीस की यात्रा करने वाले पहले भारतीय बने हैं, फर्स्ट इंडियन टू विजिट ग्रीस इन 40 years। बताओ, ग्रीस ही नहीं गया था क्या कोई? 1, 3 और 4 सही है। सेकंड गलत हुआ है, ये मिजोरम में किया है। पिक्चरों में दिखाते हैं ग्रीस फ्रीस, प्रधानमंत्री नहीं जाते हैं। सही चुनना है, करेक्ट ऑप्शन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने हाल ही में HSBC इंडिया का ग्रीन हाइड्रोजन पार्टनरशिप उसकी शुरुआत की है। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने स्वदेशी सिलेक्टिव कैटलिस्ट रिएक्टर के पहले सेट का विनिर्माण सफलतापूर्वक पूरा किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने हाल ही में पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। सही हैं ये सारे, करेक्ट चुनना है। नीरज चोपड़ा ने हाल ही में हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है, ब्रॉन्ज मेडल इन वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप बुडापेस्ट में हुआ था। यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री ने ऑफर किया है कॉलेज एजुकेशन को रिलीज करने के लिए रिसर्च ऑफ नेशनल कोर्स। इंडियन कोस्ट गार्ड ने साइन किया है एक अग्रीमेंट फिलीपीन कोस्ट गार्ड के साथ कि हम अपना जो है समुद्री सहयोग बढ़ाएंगे। टेनिस स्टार राफेल नडाल को हाल ही में इन्फोसिस का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। 2, 3, 4 पहला गलत हो गया है, गोल्ड मेडल जीते हैं ये, गजब की फॉर्म है इनकी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। भारत ने हाल ही में एशियाई विकास बैंक के सहयोग से दिल्ली में जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है, सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ इन न्यू दिल्ली। आपका मिशेल जराटे पैलामोक और सेबेस्टियन मौरा, इनको यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड में सम्मानित किया गया। भारतीय एयरलाइन इंडिगो ने हाल ही में 6 स्काई एक AI पावर्ड चैट असिस्टेंट करके है वो लॉन्च किया है। ये काम बड़े चल रहे हैं आजकल AI वाले। किन 2 देशों ने हाल ही में डिजिटल परिवर्तन के लिए जनसंख्या स्तर पर कार्यान्वयन सफल डिजिटल समाधानों को साझा करने पर एक समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए हैं? सक्सेसफुल डिजिटल सॉल्यूशंस इंप्लीमेंटेड एट द पॉपुलेशन लेवल फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। किन 2 देशों ने किए हैं? इंडिया एंड कोलंबिया। मार्क कर लो जाके, कोलंबिया नहीं पता तो उसके आसपास के देश देख लो कहां पे है कहां नहीं, ये सब चीजें कर लिया करो खुद से। गलत चुने, इनकरेक्ट। फरवरी माह में पद्मश्री पुरस्कार विजेता प्रसिद्ध भारतीय शेफ इम्तियाज कुरैशी का हाल ही में 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। पाराबुओ सुबियांटो नेक्स्ट प्रेसिडेंट बने हैं, नाम देख रहे हैं आप? ये एक इंडोनेशियन बेसिकली वो हैं, मतलब ही विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट। अभी ये पूरा चल रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ है, ये इंडोनेशियन पॉलिटिशियन है एक्चुअली, तो ही विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया। ठीक है, बनेंगे, बने नहीं हैं, ध्यान रखिएगा। अभी
आयरन और डिपॉजिट मिले हैं माइंस डिपार्टमेंट करौली राजस्थान में। वर्ल्ड बैंक की सहायता से सिक्किम के चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तमांग ने लॉन्च किया है सिक्किम इंस्पायर्स। इनकरेक्ट चुनना है आपको। तो आपका अभी इसमें सी हो जाएगा, लेकिन देखिए जो आपका ये वाला क्वेश्चन है ना, ये नेक्स्ट प्रेसिडेंट होंगे इंडोनेशिया के, ठीक है। और ये बिल्कुल ठीक दिया हुआ है, ये ठीक दिया हुआ है। इंस्पायर्स करके जो स्कीम है ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो अभी जो इनके बाद ये एक्चुअली हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो करंट प्रेसिडेंट है रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया के, वो है जोको विडोडो। ध्यान दीजिएगा प्लीज, जोको विडोडो, ठीक है। और यहां पे क्या होता है, एक हेड ऑफ द स्टेट होता है और न्यूली इलेक्टेड जो थे, फरवरी की न्यूज है ये, वो थे आपके प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में जो जीते थे प्रेसिडेंट पैराबुओ सुबियांतो, ठीक है। ये ध्यान देना है आपको, इन दो चीजों में कंफ्यूजन ना रखिएगा, ठीक है। ये अभी प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं इंडोनेशिया के और करंट मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हैं, ठीक है। चलिए बस यहां पे ये क्लैरिफिकेशन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तेलंगाना विधानसभा ने हाल ही में परिसीमन और एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्तावों को खारिज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया था डिलिमिटेशन, वन नेशन वन इलेक्शन प्रपोजल्स। श्री पशुपति कुमार पारस ने हाल ही में खाद्य उद्यमियों के लिए सुफलाम कॉन्क्लेव करके फूड एंटरप्रेन्योर्स के लिए लॉन्च किया है। और निखिल जोशी को हाल ही में बोइंग डिफेंस इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं। ये 2 और 3 ठीक है। पहला तमिलनाडु असेंबली है इसका आंसर, तमिलनाडु में हुआ था ये। टाटा स्टील ने हाल ही में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप पार्क के साथ एक समझौता साइन किया है? ये आपका आईआईटी भुवनेश्वर के साथ किया। अभी आपको कंसिडर करना है ये स्टेटमेंट्स। पंजाब ने हाल ही में हरित आवरण को बढ़ावा देने के लिए वन मित्र योजना का उद्घाटन किया है टू प्रमोट ग्रीन कवर। भारत और नेपाल के केंद्रीय बैंकों ने हाल ही में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, नेशनल पेमेंट्स इंटरफेस जो है उसको जोड़ने का साइन किया है कि ऐसा करेंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज स्पिन गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन हाल ही में 500 टेस्ट विकेट लेने वाले दूसरे सबसे तेज गेंदबाज बन गए, सेकंड फास्टेस्ट बॉलर। बी हो जाएगा। 2 और 3 ठीक है। पहला आपका गलत हो गया, हरियाणा, वन मित्र हरियाणा ना कि पंजाब। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। भारतीय फुटबॉल की राष्ट्रीय टीम नवीनतम फीफा रैंकिंग में 15 स्थान गिरकर 115 पे आ गई है। सोचिए 15 प्लेसेस टू 150, मतलब 15 पे नहीं थी, 15 प्लेसेस गिर के आई है 115 पे। और प्रतिष्ठित बरगंडी प्राइवेट हुरॉन इंडिया 500 सूची के अनुसार सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है वो सबसे मूल्यवान गैर सूचीबद्ध फर्म है। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता नंदकिशोर यादव बिहार विधानसभा का अध्यक्ष उनको नियुक्त किया गया है। इंडिया की पहली हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस कहां से स्टार्ट हुई है? उत्तराखंड से। 2, 3, 4 ठीक है। पहला गलत हो गया। 117 पोजीशन पे है अब, 117th ना कि 115th। सही चुनना है करेक्ट ऑप्शन। ग्रीस हाल ही में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाले कानून को मंजूरी देने वाला पहला बहुसंख्यक रूढ़िवादी ईसाई देश बन गया। पता ही क्या क्या हो रहा है। फर्स्ट मेजॉरिटी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन कंट्री टू अप्रूव अ लॉ लीगलाइजिंग गे मैरिज। वैसे सबकी अपनी जिंदगी है ना, तो जो चाहे वो होना भी चाहिए एक तरफ से देखा जाए तो। खैर, फिर है आपका हिमाचल प्रदेश ने टॉप किया है bookings.com का 12th एनुअल ट्रैवलर रिव्यू अवार्ड 2024। यूके क्लब क्रिकेटर रिजवान जावेद ने को बैन लगा दिया 17 साल का, एंटी करप्शन कोड को उन्होंने मैच फिक्सिंग वगैरह के लिए ये काम करते हैं लोग। फिर बताइए, है ना। 1 और 2 ठीक है। थर्ड आपका गलत होता है। ये आपका इनको बैन लगाया है यूके क्लब क्रिकेटर रिजवान जावेद को 17.5 ईयर्स का बैन लगा है। 17.5, 17.5 साल है ये। सही चुनिए करेक्ट।
लेबनीज नवाफ सलाम, उनको प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। ठीक है, आईसीजे के प्रेसिडेंट बने हैं। आईसीजे के प्रेजेंट प्रेसिडेंट हैं लेबनीज जज नवाफ सलाम, ध्यान रखिएगा इस चीज को। और ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने इनॉग्रेट किया है बागची श्री शंकर कैंसर सेंटर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट भुवनेश्वर में। ठीक है, बिल्कुल। नादिया कैल्विनो को हाल ही में यूरोपीय निवेश बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया है। एडिडास ने हाल ही में चीन के बाहर आंध्र प्रदेश में अपना पहला और एकमात्र वैश्विक क्षमता केंद्र स्थापित किया है, कैपेबिलिटी सेंटर, चाइना के कहीं बाहर। हाल ही में विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्त की अध्यक्षता में गोवा में समावेशिता और सशक्तिकरण, ये वर्ड्स बड़े बज वर्ड्स हैं आजकल, ध्यान रखिएगा इस चीज को, इंक्लूसिविटी, एम्पावरमेंट का एक वैश्विक उत्सव इंटरनेशनल पर्पल सेलिब्रेशन 2024 करके। वो पूछेगा इंटरनेशनल पर्पल सेलिब्रेशन किससे रिलेटेड होता है, तो ध्यान रखना। तो फर्स्ट और थर्ड ठीक है। एडिडास ने तमिलनाडु में लगाया है ये इंपॉर्टेंट है न्यूज। सही चुनिए, करेक्ट। केंद्र सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किसानों के लिए तूर दाल खरीद पोर्टल, तूर दाल प्रोक्योरमेंट पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है। मनोरमा मिश्रा ने बुक लिखी है संस्कृति के आयाम, डिमेंशंस ऑफ कल्चर, ये जनरल वीके सिंह ने अभी रिलीज की। किर्गिस्तान ने संरक्षण और पारिस्थितिकी सद्भाव बनाए रखने के लिए हाल ही में आधिकारिक तौर पर हिम तेंदुए को अपने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में नामित किया है, स्नो लेपर्ड, एज इट सिंबल टू मेंटेन कंजर्वेशन एंड इकोलॉजिकल हार्मनी। सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे ने हाल ही में 2023 के प्रतिष्ठित स्काई ट्रैक्स अवार्ड्स में विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब पुनः जीता है। ठीक है, ये सारे। हाल ही में भारत सरकार ने संयुक्त अरब अमीरात में एक समर्पित व्यापार क्षेत्र भारत पार्क स्थापित करने की घोषणा की है, भारत पार्क। इसरो ने टेस्ट किया 100 वॉट का पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल पावर सिस्टम, ये इंग्लिश में भी हिंदी में भी यही है, पोएम 3 और बाइटल प्लेटफॉर्म PSLV C58 से। रवि कुमार झा को अपॉइंट किया गया है MD CEO ऑफ LIC म्यूचुअल फंड। सही है ये भी। असम पहला नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बन गया है टू रीइंस्टेट द ओल्ड पेंशन स्कीम फॉर एम्प्लॉयज, मतलब फिर से पेंशन योजना बहाल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य बन गया है। महाराष्ट्र में 40 रोपवे परियोजनाओं को पूरा करने के लिए हाल ही में NHAI के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। केंद्र स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने हाल ही में उज्जैन में भारत की पहली स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम करके है, इंडिया का पहला क्लीन फूड स्ट्रीट प्रसादम उज्जैन में स्टार्ट किया। अब रोज खाओ बाहर का खाना है, खाना नहीं चाहिए। 2-3 पहला क्यों गलत हुआ? सिक्किम बना है, सिक्किम। खुश हो जाओ, अब तो 2 ही सवाल रह गए। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एंड्रियन माइकल क्रूज को अंतरिक्ष सेवाओं में उनके योगदान के लिए हाल ही में ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया ने 38th पोजीशन हासिल की है 139 कंट्रीज में से लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स पे। 12वां एडिशन मिलान नेवल एक्सरसाइज होती है ये विशाखापट्टनम में अनाउंस किया गया था 19 से 27 फरवरी। 2 और 3 ठीक है, पहला क्यों गलत हुआ? ये यूनिवर्सिटी ऑफ बिरमिंघम के हैं, ना कि कैम्ब्रिज। यूनिवर्सिटी ऑफ बिरमिंघम, बिर लिख देती हूँ बस, याद रखना। खुशी की लहरें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट्स के बीच में। लास्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। प्रसिद्ध बंगाली लेखक शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को हाल ही में मरणोपरांत 2023 कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कुवेम्पु नेशनल अवार्ड इनको दिया गया है पोस्थोमसली। पंजाब हाल ही में नेविगेशन सिस्टम मैप्स ऐप पर सभी 784 दुर्घटना संभावित क्षेत्रों को ब्लैक स्पॉट के रूप में व्यापक रूप से मैप करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। वाइस एडमायरल संजय जसजीत सिंह को हाल ही में भारतीय पश्चिमी नौसेना के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो कौन सा करेक्ट हो जाता है? सारे बिल्कुल करेक्ट हैं। अब एक कृपा आप मुझ पे कीजिए, अपना स्कोर मुझे कमेंट करके बताइए। स्कोर जो लोग नहीं बता सकते बिल्कुल ही आलसी है मैडम, हम कुछ नहीं करेंगे, हम तो उल्टा कमियां निकालेंगे लेक्चर में, तो वो जरा कमियां निकालिए और थोड़ा सा जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं उनको बता दीजिए। कोई भी पेड ग्रुप
ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए नंबर्स पे कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से पक्का से डाउनलोड कर लीजिए। कुछ भी नहीं तो पेड ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। हम पेड क्विज हमारी ज्वाइन कर सकते हैं आप, उसमें रोज ये आपके जो जितने भी करंट अफेयर्स वाले सवाल है वो सब थ्रू हो जाते हैं उसमें। टेस्ट सीरीज में कई बार ऐसा हो जाता है कि पुरानी चीजें आगे रिपीट नहीं होती, उसमें हर चीज करंट अफेयर हो सब कुछ ऑफन रिपीट होता रहता है। ठीक है, तो ये काम आप जरा कर लीजिए। अब मेरी शुभकामनाएं बहुत बहुत आप सबके साथ। हंसते मुस्कुराते बहुत मेहनत से पढ़ते रहिए। गर्मी बहुत हो गई है, नींबू पानी वगैरह पीते रहिए। ठीक है, और अच्छे से अपना एग्जाम देके आइए। बहुत बहुत धन्यवाद।